हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं 43rd क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो वही प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर रहे थे। 42 तक हम लोगों ने कर लिया था, 43 से शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक फेयर कॉइन है, मतलब कॉइन जो है वो फेयर है, मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि अनबायस्ड कॉइन है, कोई हेड और टेल में कोई वो नहीं कराया उन्होंने। और उसको टॉस किया गया 4 बार। ठीक है, एंड अ पर्सन विंस ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज 1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। घाटे का सौदा है, मतलब अगर हेड आया तो मैं ₹1 लूंगा। ठीक है, और अगर टेल आया तो ₹1.5 मैं दूंगा, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, नाउ फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सोचते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन समझे हो क्या रहा है इसके अंदर। भाई 4 बार उछाला है, तो अगर 4 बार उछाला है तो टोटल इसमें वो क्या बनेगा, क्या कहते हैं इसको, आपका वही ना, आपका सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा ये बताओ पहले। अगर मैं सिर्फ 4 कॉइन्स को उछाल रहा हूँ तो मेरे को पता है कि उसके अंदर 2 की पावर 4 यानी कि 16 है ना, इतने आउटकम्स होंगे उसके अंदर। क्या क्या होंगे, एक मिनट जाओ मैं लिख दूँ पहले सारे के सारे। ठीक है ना, तो ये हमारे सारे आउटकम्स हो जाते हैं, हम लोग को पता ही है। पहले 8 बार मैंने एच लिख दिया, फिर 8 बार मैंने टी लिख दिया, फिर मैंने 4 बार एच लिखा, 4 बार टी लिखा, 4 बार एच लिखा, 4 बार टी लिखा, फिर मैंने 2 बार एच, 2 बार टी, और फिर इसी को मैंने रिपीट कर दिया। अब एक बार एच, फिर एक बार टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, टी, एच, टी, एच, टी, एच, टी, एच, टी, एच, टी। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे 16 आउटकम्स हो गए। ठीक है, वो तो चलो सही है, पर अब सोचना कैसे, क्या करना है इसमें। ठीक है, तो हमारा जो पूरा गेम है वो हेड और टेल के ऊपर है, राइट। तो अगर सोच के देख, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। या तो मेरे पास चारों के चारों हेड आ जाए, राइट, या फिर 3 हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, या फिर 2 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि एक हेड आए और 3 टेल आए, या फिर चारों की चारों हमारी टेल आ जाए। ठीक है, अगर चारों हेड आ गई, अगर चारों हेड आ गई तो कितने कितने रुपए मेरे पास आ जाएंगे। मेरे पास ₹4 आ जाएंगे, सीधे सीधे बोले तो, है ना, ₹4 मेरे पास आ जाएंगे। अगर 3 हेड आए और एक टेल आई, इसका मतलब क्या होगा कि तीन तो मेरे पास रुपए आएंगे, ₹3 तो आते मेरे पास, और एक टेल की वजह से ₹1.5 मेरे पास गायब हो गए, तो ₹1.5 मेरे गायब हो गए। यानी कि अब मेरे पास बचे कितने, 1.5 बच गए, है ना, ₹1.5 मेरे पास बच गए हैं। अब इस वाले में देखो, 2 हेड है और 2 टेल है। अगर 2 हेड आएंगे मेरे पास, तो 2 हेड के लिए मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, ₹2। ठीक है, और 2 टेल की वजह से मेरे को ₹3 देने पड़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया, -1, यानी कि तुम्हारा ₹1 का नुकसान हो गया उल्टा। ठीक है, अगर ये वाला केस हुआ कि यार एक हेड आया है और 3 टेल आई हैं, तो इसमें क्या होगा, एक हेड की वजह से मुझे ₹1 मिलेगा, और 3 टेल की वजह से 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5, तो -4.5, राइट। दैट वुड बी -3.5। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर 4 टेल है, अगर 4 टेल है, तो दैट वुड बी कि ₹1.5 तुम्हें देने पड़ेंगे, वो भी 4 बार, तो 1.5 इंटू 4 आपका 6 हो गया, यानी कि आपको ₹6 देने पड़ेंगे, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 केस बन सकते हैं, सॉरी 4 नहीं, ये 5 केस बन सकते हैं। एक में जिसमें आपको ₹4 मिल रहे हैं, दूसरे वाले में जिसमें आपको ₹1.5 मिल रहे हैं, तीसरे वाले में तुम्हें ₹1 देना पड़ रहा है, चौथे वाले में भी तुम्हें ₹3.5 देने पड़ रहे हैं, और पांचवें वाले में तुम्हें ₹6 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा तरीका। पर अब तुम ये सोचो ना कि 4 हेड जो होता है वो कितनी बार आ रहा है। अगर मैं पूरी सारे, मैंने तो सारे के सारे आउटकम्स लिख रखे हैं, तो अगर मैं देखूं तो ये जो 4 हेड है ये कितनी बार आ रहा है, पहले ये बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है ना, तो ये तो सिर्फ एक ही बार आया, ये तो सिर्फ एक बार आया। 3 हेड और एक टेल, ये कितनी बार आ रहा है, 3 हेड है मेरे पास और एक टेल है। तो एक मिनट जाओ, हाँ अब देखो, देखो 3 हेड है और एक टेल है। ठीक है, और कोई दिख रहा है मेरे को, हाँ जी। ये देखो, ये यहाँ पे भी 3 हेड है और एक टेल है। ठीक है, फिर ये देखो, यहाँ पे ये 2 हेड हो गए और 2 टेल हो गए, नहीं ये नहीं चलेगा हमारे पास। फिर क्या है, ये देखो, ये वाला देखो, इसमें 3 हेड है और एक टेल है, तो 1 2 3, फिर 3 हेड, ये रहा 3 हेड और एक टेल वाला, यानी कि ये हो गए 4। फिर 3 हेड एक टेल वाला कोई दिख रहा है तुमको, ना 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 ना, एक मिनट, 3 हेड तो कोई है ही नहीं कहीं पे भी ना, बस 4 केस ही मेरे को दिख रहे हैं, यानी कि इसके टोटल 4 केस हैं इस सिनेरियो के। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले को कि 2 हेड है और 2 टेल है। अगर 2 हेड है और 2 टेल है तो ये आपका ये रहा, 2 हेड 2 टेल, यानी कि एक तो ये वाला केस आ गया, फिर 2 हेड 2 टेल दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, और पांचवा केस। हाँ बस 5 केस ही आ रहे हैं इसके। आई होप सो मैंने काउंटिंग सही करी हो, वो अभी मैं चेक कर लूँगा फिर से एक बार। ठीक है, फिर देखो एक हेड और 3 टेल, अगर एक हेड है और 3 टेल है तो ये देखो, ये वाला हो चुका है, ये भी हो गया, 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 ये भी काउंट कर लिया था हमने। फिर हमने ये भी काउंट कर लिया था, ये भी काउंट हो गया था, ये भी काउंट हो गया था। अब देखो बचे कौन से हैं, एक बार हेड और एक बार टेल, तो एक तो हमारा यही हो गया। फिर अच्छा, HHTT, तो ये इसमें टोटल 6 हो गए। ठीक है, क्योंकि HHTT वाला जो था ना, ये THT है, बेसिकली 2 बार हेड है 2 बार टेल है, तो ये इस वाले केस के अंदर काउंट हो गया। अच्छा THTT, तो देखो, ये वाला एक केस हो गया,
फिर दूसरा मेरे पास ये वाला केस हो गया जिसमें हमारे पास 3 बार टेल है और 1 बार हेड है, ठीक है। इसमें भी ये हो रहा है 3 बार टेल है 1 बार हेड है, 3 बार टेल है 1 बार हेड है, तो 4 हो गए इस टाइप के, ये हमारे पास 4 आ गए, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो 4 टेल है ना, हमारे पास 4 टेल है, तो 4 टेल के सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है। तुम देख लो कितना सिमेट्रिकल आया 1 4 6 4 1। अभी मैं देखता हूँ अगर से कुछ और तरीका तो मेरे को देखने को मिल जाए, क्योंकि ये तरीका काफ़ी लंबा है, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। चलो, तो ये आ गया हमारे पास। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है जब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो, सही है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आने लगी होगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। तो ये हम लोगों ने पहले ये कैलकुलेट किया, 4 रुपये आ सकते हैं, 1.5 आ सकते हैं, माइनस बना सकते हैं, -3.5 आ सकता है, और आपका -6 आ सकता है, ठीक है। फिर मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करी कि जो 4 हेड है ये सिर्फ एक बार आ रहा है, तो ऐसा सिर्फ एक बार होगा जब तुम्हें 4 रुपये मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो ये टोटल 16 आना चाहिए, पहले ये चेक कर लूँ एक बार, 1 + 4 हाँ 16 है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज के दिन मेरे पास ₹4 मेरे को कमाने को मिलेंगे, +4 मेरे साथ होगा, यानी कि मैं इस वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो 16 केसेस हैं टोटल, उसमें से सिर्फ एक बार ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तुम्हारे फेवर में क्या है, सिर्फ एक, तो 1 बाय, और टोटल कितना है 16, राइट। अच्छा, अगर मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बता कि मेरे को ₹1.5 का फायदा होगा, तो ये इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं। और अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, इसमें 4 मेरा फेवरेबल है, तो 4/16 हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बाय अगर मैंने बोला कि मेरे को ₹1 का नुकसान हो जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि तुम्हारा ₹1 का नुकसान होगा, एंड दैट वुड बी 6/16, समझ गए होगे, क्योंकि 6 हमारा फेवरेबल है, ठीक है। उसके बाद कि मेरा नुकसान हो जाए -3.5 का, इतने का अगर मेरा नुकसान हो रहा है, तो इससे मैं क्या समझूंगा, इससे मेरे पास टोटल कितने हैं, 4, तो 4/16। तुम देख पा रहे हो कि ₹1.5 का फायदा और 3.5 का नुकसान, दीज आर ऑन दी सेम ग्राउंड्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आगे रख के पता है। अभी चलो इसके बारे में अभी बताता हूँ, एक मिनट को, ठीक है। आगे करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर तुम्हारा ₹6 का नुकसान हो जाए, दैट वुड बी अगेन 1/16। तो तुम देख रहे हो हमेशा ना, इस दुनिया में इट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग थ्योरम एक्चुअली, कि मतलब अगर तुम आगे पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो चीज़ होती है, उसमें क्या होता है ना कि हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी हद तक देखा गया कि वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि तुम देख पा रहे हो तुम्हारा नुकसान यहाँ पे कितने रुपए का हुआ है, ₹1 का, तो भगवान ने तुम्हारा नुकसान तो कराया, पर तुम देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा नुकसान कितने रुपए का था, ₹6 का, और उसके बाद कितने के हैं, वो सिर्फ ₹1 का है। ऐसी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब था, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था ₹4 में, तो उसके भी चांसेस सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा कम होता है। तो प्रोबेबिलिटी में इस टाइप की एक थ्योरम टाइप की होती है कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, और जो मिड वाली थ्योरम होती है, तुम देखो ना 1.5 और 3.5, 3.5 का नुकसान भी ज़्यादा है और 1.5 का फायदा भी उनके हिसाब से ज़्यादा है, तो उसमें भी 4/7 है। और -1 जो है वो इनके साथ एक मीडियम कैटेगरी, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, पर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है कि मतलब देखा गया है दुनिया में, कभी भी एक डेटाबेस बनाया गया हो जिसमें बहुत सारी डेटा को एक साथ लिखा गया हो कि अच्छा यार ये इसका है उसका है इसका है, तो हमेशा ऐसा हुआ है कि जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं वो हमेशा बहुत कम होते हैं, राइट। तुम्हें ये चीज़ देखी भी होगी नॉर्मल लाइफ में कि बहुत एक्सट्रीम, मैं बोलूँगा किसी को बीमारी होगी तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की हो गई तो वो कम होता है, पर मिड लेवल की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया, पर और भी ऐसी ऐसी जगहों पे इससे बहुत फ़ायदे हो जाते हैं कई बार कंप्यूटर साइंस के अंदर, जब प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलना होता है ना, तो काफ़ी गजब गजब की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो प्रोबेबिलिटी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है इस वजह से। तो खैर ये तो है ही। बाकी आई होप से ये चीज़ समझ में आई होगी कि यार कितना मस्त एक वो है, मतलब क्या, मतलब पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने ये निकाला, फिर उसके बेस में मैंने प्राइस निकाला, और फिर प्राइस के बेस में मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था डेफिनेटली, अच्छा इन द सेंस कि तुम ये पहली बार देख रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्या चीज़ आ गई है ना, ये हो सकता है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम इसको पहली बार देख रहे हो, दैट माइट बी द रीज़न, ठीक है। पर इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, अभी तो हम करेंगे ना। अभी अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये एक करा के निकल जाऊँ तो तुम्हारी हालत खस्ता होगी पर अभी हम कितने करने वाले हैं इसके बाद, बहुत सारे तो इसलिए टेंशन मत लेना। चलो खैर, अब ना, अब मैं जिन लोगों ने मेरा पीएनसी कर रखा है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, पीएनसी एंड बायनॉर्मल थ्योरम दोनों अगर कर रखा है तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो, देखते हैं इसको। अगर मुझे ऐसे ही निकालना हो, मेरे को पता नहीं कि मैं सारे केस नहीं लिखने वाला, मैं आलसी आदमी हूँ, मुझे नहीं लिखने 16 के 16 केस, मैं तो दिमाग लगा के करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो, तुम्हारे पास यहाँ पर 4 वो है, तुम 4 बार कॉइन को उछाल रहे हो। अब ये इसमें पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है, हेड या फिर टेल, है ना। इसके बाद भी हेड और टेल है, इसके बाद भी हेड और टेल है, इसके बाद भी हेड और टेल है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली देखेंगे और तुम्हें मजा आ जाएगा देख करके कि क्या मस्त सिमेट्री बैठ रही है इसके अंदर, ठीक है। मतलब बहुत ही सही चीज़ देखने को मिलेगी। देखो, लेट्स से मेरे पास बहुत सारे एक बोरा है, उसके अंदर मेरे पास भर भर के हेड है, हेड है, हेड है ना, और टेल है मेरे पास, ठीक है। ऑब्वियसली 4 बार हेड होगा, 4 बार टेल होगा, क्योंकि मैं 4 बार उछाल रहा हूँ। तो अगर मैं 4 बार उछाल रहा हूँ तो पहले बार में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, मतलब बेसिकली हर एक के लिए दो दो है मेरे पास। अब सुनो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं बोलूँगा जब मैंने बोला ना कि मेरे को 4 हेड
आने चाहिए एज आउटकम, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि चारों में हेड आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन चारों डिब्बों को चुन लूँगा, इन चारों डिब्बों को मैं चुन लूँगा और उसमें मैं एक तरीके से हेड को बिठा दूंगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सुन लेना अभी, फिर इसको देखते हैं। 3 हेड है और 1 टेल है। 3 हेड प्लस 1 टेल का क्या मतलब हुआ कि मैंने क्या करा, मैंने इन 4 डिब्बों में से कोई भी 3 डिब्बे बड़े आराम से चुन लिए, कोई भी 3 डिब्बे, तुम्हारा मन है तुम दे दो मुझे ढूंढ के, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम बस मुझे दे दो। ठीक है, मैंने चुन लिया। उसके बाद अब जो एक डिब्बा बच गया, उसमें मैंने मतलब उसको मैंने सेलेक्ट क्या किया, बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने कोई भी ऐसे मान सकते हो कि मैंने 4 डिब्बों में से कोई भी 3 डिब्बे उठा लिए, उनमें हेड डाल दिया। ठीक है, और जो डिब्बा बच गया उसमें ऑटोमेटिकली टेल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने तरीके से हो सकता है ये, 4C3। अब इस वाले को देखो, इसमें मैंने क्या करा, मैंने 4 में से कोई भी 2 डिब्बे चुन लिए 4C2। ठीक है, और जो 2 डिब्बे बच गए उनमें ऑटोमेटिकली टेल आ गया एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से। अब इधर वाले में आ जाओ, इस वाले में क्या हो रहा है कि मैंने 4 में से कोई भी एक चुन लिया, 4 में से कोई भी एक मैंने चुन लिया हेड के लिए, और बाकी जो बच गए उसमें एक तरीके से तीनों में टेल बैठ जाएंगे, जो 3 डिब्बे बचेंगे उनमें टेल डाल दो। ठीक है, अब ये देखो इस वाले में देखो, इसमें मैंने क्या करा, मैंने 4 में से 0 चुन लिए, मतलब मैंने 4 में से एक भी नहीं चुना, और जितने भी चारों के चार थे उन सब में मैंने क्या बैठा दिया, एक तरीके से टेल बैठा दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो इनका आंसर 4C4 क्या होता है, 1। ठीक है, 4C0 क्या होता है, 1। अब समझ में आ रही कितना सिमेट्रिकल आंसर आएगा, ऑब्वियसली बात है 4C4 और 4C0 बराबर होते हैं। 4C3 4C1, देखो 4C3 का आंसर कितना आ गया, 4C3 कितना होता है 4C1 के बराबर ही होता है ना, तो 4C3 कितना हो गया, 4C3 हो गया आपका 4 के बराबर। फिर 4C1 कितना हो गया, ये भी 4 के बराबर हो जाता है। और 4C2 ये कितना होगा, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 और 2 कट गया, बेसिकली 6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 1 4 6 4 1, ये बहुत ही क्विक तरीका था इसको करने का, सेम चीज़ को करने का। PNC से सोचा हम लोगों ने इसी चीज़ को। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक बार रुक करके एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप फिर से करके देखो। वैसे तो तुमने शायद कर भी लिया होगा, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें देखा है 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स। ठीक है, आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. ठीक है, सोचो अपने आप इसके बारे में। थी सिंपल सेंस में मैं बोलूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास 3 लेटर्स हैं। क्या है मेरे पास 3 लेटर, लेटर मतलब समझ गए ना, जो लव लेटर होता है जैसे ठीक है, उस टाइप से तो लेटर 1, लेटर 2 और लेटर 3। ठीक है, और मेरे पास ये एनवेलप है। ठीक है, जो मैंने हर एक आदमी को दिया है, 3 लोग हैं मेरे पास, 3 एनवेलप हैं और 3 ही लोग हैं। तो ये जो 3 लेटर्स हैं ये मैंने 3 लोगों को दिए, फिर ये 3 लोग उन 3 लेटरों को 3 एनवेलप में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3। अब सोचो 3 चीज़ें हैं और 3 उसमें डालने हैं, तो कितने तरीके से हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। तो जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें कितनी चीज़ें हो गई, 6, राइट, 6 हो गया उसमें। 6 टोटल आउटकम्स हैं। लेट्स से L1 L2 3, L1 इसमें चला जाए, L2 इसमें चला जाए, L3 इसमें चला जाए, ये हो सकता है L3 इसमें आ जाए, L2, समझ गए तुम, 6 तरीकों से इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, तो हम सैम्पल स्पेस निकाल लिया। अब हमें करना क्या है ये बता मेरे को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि उसने मुझसे बोला है एटलीस्ट वन, एक तो पहुंच ही जाए। मतलब क्या है कि लेट्स से ये मेरा एनवेलप 1 था, ये एनवेलप 2 था और ये एनवेलप 3 था। तो अगर लेटर नंबर 1 को लेट्स से मैंने इसमें डाल दिया, किसमें, एनवेलप 2 में डाल दिया, इसको मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, लेटर 2 को लेट्स से मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और लेटर 3 को मैंने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लेटर 3 था वो एकदम सही जगह पहुंचा, क्योंकि उसको E3 के अंदर ही डालना था। L1 को E1 में डालना था, L2 को E2 में डालना था, पर हुआ क्या कि L2 आ गया E1 में और L1 आ गया E2 पे। राइट, तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो हमें करना क्या, हमें L1 को E1 में डालना था, L2 को E2 में डालना था और L3 को E3 में डालना था। तो ये तो एक सिंपल हो जाएगा कि यार L1 E1 में आ गया, L2 E2 में आ गया और L3 E3 में आ गया। तो ये तो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। अच्छा, गलत कैसे हो सकते हैं कि तीनों ही गलत आ जाएं, तीनों ही गलत हो जाएं। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एक मिनट, अगर तीनों ही गलत हो जाएं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ना, L3 को डाल दो E1 के अंदर, L1 को डाल दो E2 के अंदर, ठीक है, और L2 को डाल दो E3 के अंदर। बोलो क्या ये किसी और तरीके से हो सकता है? सोच के देखो, अपने आप सोचो, अपने आप सोचो कैसे करेंगे इसको, सिस्टमैटिकली सोचो जरा। आई होप तो तुम इतना तो सोच लिया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें क्या करना है। देख हम क्या कर सकते हैं, हमें हमसे बोला गया एटलीस्ट एक लेटर तो एकदम सही जगह पे पहुंचना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 1 का क्या मतलब होता है कि एग्जैक्टली एक लेटर पहुंचे, या 2 लेटर पहुंचे, या 3 लेटर पहुंचे। ठीक है, अब सुनो, अभी भी हम लोगों ने देखा 3 लेटर एकदम सही एनवेलप में पहुंचे। ऐसे तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है ना, कौन सा वाला तरीका, यहाँ बना भी लेते हैं। लेट से ये लेटर नंबर 1 है, ये लेटर नंबर 2 है, ये लेटर नंबर 3 है,
ये एनवेलप नंबर 1, ये एनवेलप नंबर 2, ये एनवेलप नंबर 3। ठीक है, चलो। तो सही तरीका कौन सा होगा कि ये इसमें आ जाए, ये इसमें आ जाए, ये इसमें आ जाए। तो ऐसा सर कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से हो सकता है ऐसा सर। ठीक है, अगर दो को मुझे डालना है तो ये कितने तरीके से हो सकता है? इसका एक तरीका यह है कि तुम पहले किसी इन तीनों में से किसी एक बंदे को सही जगह डाल दो। लेट्स से तुम्हारे पास लेटर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, फिर इवन है। एक मिनट में यहीं पे कर देता ना। हाँ, तो लेट्स से मैंने कोई भी एक चुन लिया, 3C1, मतलब कि इन तीनों में से कोई भी एक चुन ले। लेट्स से मैंने L2 को चुन लिया और मैंने उसको एकदम सही जगह डाल दिया। ठीक है, अब क्या करा, अब क्या करा, अब कुछ नहीं करा, अब सिंपल जो L1 है उसको तीसरे वाले में डाल दिया और L3 को इस वाले में डाल दिया। समझ में आया कितना सिस्टमैटिक तरीका था ये? कि जो 2 है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 3C1 यानी कि 3 तरीकों से हो सकता है ना। एक तरीका तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा कि तुम L1, L2, L3, अरे यार मैं फिर से इसमें दिखा सकता था क्या कि मैंने L1 को चुन लिया, इन तीनों में से मैंने पहले L2 को चुना था, उसका तो मैं दिखा दिया कैसे करना है कि सिर्फ दो गलत हो जाने चाहिए और एक सही होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, ये मैंने क्या करा, हाँ गलत हो, एक मिनट मैंने गलत बोल दिया। एक मिनट, क्योंकि ये जो दो है ये अलग चीज़ हो गई ना, एक मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 लेटर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सही जगह पे हैं, वो प्रॉपर है, मतलब 3 लेटर्स एकदम सही जगह पे पहुंचे। तो वैसा तो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। अब 2 लेटर्स एकदम सही जगह पे पहुंचे, ये कितने तरीके से हो सकता है कि 2 लेटर सही पहुंचने चाहिए। लेट्स से L1 यहाँ पहुंच गया, L2 यहाँ पहुंच गया, तो कॉमन सेंस की बात है L3 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंचेगा। ये बात समझ में आई? ये काफी कम लोगों को डाइजेस्ट हो पाती है ये बात, राइट? कॉमन सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर 2 लेटर एक सही जगह पे पहुंच गए तो तीसरा वाला तो कहते हैं ना कि सक्सेस तो झक मार के आएगी ऐसा वाला है एकदम, है ना? कि अगर लेट्स से L2 इसमें पहुंच गया, ये इसमें आ गया, तो L1 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसको इसमें ही आना पड़ेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके इसके कितने तरीके हैं? जीरो, एक भी तरीका नहीं है। अगर मैं एक वाले की बात करूं कि मेरे पास एक लेटर है, कि एक लेटर तो सही जाना चाहिए, तो अब यहाँ पे मैं वही वाला मेरा सही बैठेगा 3C1 वाला कि यार एक लेटर कोई भी चुन लेते, तेरा मन है तो L3 को चुन ले और L3 को E3 में डाल के काम खत्म कर। अब L1 को इसमें डाल दे और इसको इसमें डाल दे, तो ये दोनों गलत हो गए और ये सही हो गया। ऐसे में घुमा घुमा के कर सकता हूँ, तो कोई 3C1 तरीके से हो जाएगा, कोई भी एक लेटर चुन के सही सही जगह पर डाल दो और बाकी को घुमा दो। ठीक है, 3C1 यानी कि 3 तरीकों से हो जाएगा, ये 3 तरीकों से ऐसा होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4 तरीके हैं ऐसे। ठीक है, टोटल 4 तरीके हैं हमारे पास। दैट सिंपली मीन्स क्या, दैट सिंपली मीन्स कि हमारी जो वो है प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितना है 4 और टोटल कितना है 6, तो 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, बोला इसने 45th वाले में, इसमें उसने मुझसे बोला है कि मेरे पास एक वर्ड है जिसके अंदर 9 लेटर्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब 9 लेटर्स हैं जिसमें 5 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वावल हैं। ठीक है, और इसमें से मैंने 3 लेटर चूज़ करे हैं, और पहले तो मैंने अगर 3 लेटर चूज़ करें तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया? 9C3। ठीक है, और फिर मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वॉल विल बी सिलेक्टेड। तो एक से ज़्यादा यानी कि या तो 2 वॉल होंगे या फिर 3 वॉल्स होंगे। अगर मैंने 2 वॉल चुने होंगे तो क्या मतलब होगा कि तुमने 4 में से 2 वॉल चुन लिए और 5 में से कोई एक कॉन्सोनेंट चुन लिया, या तुमने तीनों के तीनों चुन लिए। ठीक है, यही हो रहा होगा, तो बस यही आंसर है ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये तो। वही मैंने बोला ना, टफ के बाद एक सिंपल तो उससे थोड़ा मोरल अप रहता है। आ जाओ भाई। अब बैग कंटेन्स 50 टिकट्स। ठीक है, 50 टिकट है 1 से 50 तक, लिखा है नंबरिंग कर रखी है उस पर, और बोला है कि हमने कोई 5 निकाले हैं, तो वही 50C5 हो गया। 50C5 राइट, मतलब हम लोगों ने वही 50 में से कोई 5 कार्ड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं, है ना? 5 टिकट्स हमको हमने निकाला है, और बोला है कि इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो हमने दे रखा है कि X1, X2, X3, X5, मान लो ये 5 कोई नंबर्स होंगे जो लिखा हुआ होगा उस पर। ठीक है, अब ये जो X1 से लेकर के X5 तक है, ये ऑब्वियसली 1 से 50 के बीच में कुछ होगा, राइट? हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि X3 जो है वो 30 हो। भाई साहब, ये देखने में फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, सोचो अपने आप। तो आई होप सो तुमने एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा, है ना? तो हमारे को दे रखा है X1, X2 और बोला है X3 जो है ना यार वो 30 हो जाए, ये बोला है मुझसे। ठीक है, तो इसको हमने 30 कर दिया। अगर ये 30 हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि X1 और X2 ऑब्वियसली 30 से छोटे हैं, तो X1 और X2 के पास क्या क्या चॉइसेस हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे करते करते 29 तक कुछ भी हो सकता है वो। 29 के बाद आ जाएगा 30, और वो हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया है X3 को। तो X1 और X2 जो है वो 1 से लेकर के 29 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 29। इन 29 में से कोई भी 2 चुन लो और X1 X2 को प्यारों से दे दो, उनको प्यार से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये मत बोलना कि 29 C2 इंटू 2 फैक्टोरियल,
कि अगर मैंने लेट से 2 चुन लिया और 3 चुन लिया, तो एक बार 2 इसको, 3 इसको, या फिर 3 इसको, 2 इसको। मैंने कहा ये तो करना ही नहीं है ना, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? ये मैं समझा चुका हूँ वैसे तो पर 29 C2 जब तुम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमने 2,3 चुन लिया है, तो किसी और केस से 3,2 आ जाएगा ना फिर। समझा पाया नहीं? एक मिनट रुक जाओ, समझाते हैं तुम्हें। शायद तुम्हें खुद ही समझ में आ गया होगा वैसे तो ये, क्योंकि x1 जो है वो x2 से छोटा है ना? तो अगर x1 x2 से छोटा है तो 2 फैक्टोरियल क्यों करोगे? सोच के देखना, अगर तुमने 2,3 उठाया तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि 2 जो है वो x1 पे जाएगा और 3 जो है वो x2 पे जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो 29 C2 तरीके से मैंने x1 और x2 को भर दिया, फिर x3 मेरा ऑलरेडी फिल्ड है 30, अब मेरे को बस x4 और x5 को और करना है। तो 29 C2 से मैंने x1 और x2 भर दिया, फिर एक तरीके से मैंने x3 को भर दिया जो कि मेरा 30 हो गया। फिर अब मैं बात करूंगा x4 और x5 के बारे में। अब x4 और x5 जो होंगे वो कहाँ से शुरू होंगे? वो शुरू होंगे 31 से लेकर के 50 तक, है ना? क्योंकि वो इससे बड़े होने चाहिए। तो 31 से 50 तक कितने नंबर हो गए? ऑब्वियसली 20 नंबर है भाई। 30 से मैं 20 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। तो 20 में से कोई भी दो चुन लो और उनको एक तरीके से बैठा दो, क्योंकि x4 और x5 में x4 छोटा है तो एक तरीके से बैठेगा, राइट? तो बस ये आंसर हो गया तुम्हारा भाई। जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो क्या है? वो केसेस हैं जिसमें x3 जो है वो 30 है और नीचे जो है वो हमने रैंडमली सिंपल कोई भी 5 इंटीजर्स को उठा लिया है, ठीक है? तो बस ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पर। अच्छा था ये वाला। 47 वाला देखते हैं। एक बैग है जिसमें वही टिकट्स हैं फिर से, जिसमें 1 से 30 हम लोगों ने लिख रखा है। उसमें से मैंने 3 टिकट्स को उठा लिया। समझ गया क्या हुआ इसमें? 30C3, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम नंबर ऑन द सेलेक्टेड टिकट्स एक्सीड्स 25? ठीक है, सोचो अपना। हाँ भाई, तो सोचा। देखो, मेरे हिसाब से शायद तुमने ये चीज़ सोची होगी मे बी कि अगर मेरे पास 3 टिकट्स हैं और ले लेते हैं, मैंने जो पहला वाला उठाया उस पे x1 लिखा हुआ है, दूसरे वाले पे x2 लिखा हुआ है, तीसरे वाले पे x3 लिखा हुआ है, और x1 जो है वो x2 से छोटा है, x2 जो है वो x3 से छोटा है, और मुझसे बोला जा रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है सच दैट कि जो मैक्सिमम नंबर ऑन द सेलेक्टेड टिकट है वो 25 से तो बड़ा ही होना चाहिए। मतलब क्या? लेट से x1 पे 25 लिखा हुआ होता, ठीक है? इस पे लेट से 26 लिखा हुआ होता और लेट से इसमें हमारे पास 30 लिखा हुआ होता, तो ये तीनों नंबर 25 से बड़े हो गए। अच्छी बात है, ये हम चाह रहे थे कि कोई एक नंबर तो एटलीस्ट 25 से बड़ा होना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है? तो अगर मान ले x3 जो है वो लेट से वो 25 हो गया, और चलो ये 2 ही है और लेट से ये मेरा 10 है, तो ये वाला सिनेरियो भी सही है क्योंकि एक पत्ता कम से कम होना चाहिए। उसे बोला ना मैक्सिमम नंबर ऑन द सिलेक्टेड जो है वो 25 है। अगर मैं इन तीनों को ले लूँ तो इसमें मैक्सिमम क्या है? 25, ठीक है? अच्छा, एक्सीड्स 25 है यानी कि 25 भी नहीं होना चाहिए, 25 भी नहीं होना चाहिए। एक्सीड्स 25 यानी कि 25 से बड़ा, लेट से 26 लिखा है यहाँ पर। अब ये सही है, 25 वाले भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लगता है क्या किस तरीके से सोचा जा सकता है इस वाले को? मेरे हिसाब से तो अगर मैं इसको इस तरीके से सोचूं कि टोटल जितने भी केसेस बनेंगे, टोटल केस कितने होंगे आपके? 30C3, या फिर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में देखोगे तो 1। इसमें से मैं उस केस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे रहा हूँ, है ना? उस केस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे रहा हूँ जिसमें x1 x2 x3 इन तीनों में क्या कहते हैं 25 तक ही था, मतलब कि एक्सीड नहीं कर पाया 25 को। अगर मैं वो सारे सिनेरियोज को माइनस कर दूं इसमें से, तो मेरे को वो वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जिसमें वो 25 को एक्सीड करेगा, राइट? तो क्या कर देंगे? लेस देन 26, क्योंकि 25 को एक्सीड करना है यानी कि 25 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 to 25 वाले मुझे सारे के सारे यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मैंने क्या करा? मैंने सिंपल 25 में से जो मेरे पास 1 2 3 ऐसे करते करते 25 तक, यहाँ यहाँ इन इस सेट में से ही मैंने तीनों के तीनों पत्ते उठाए अपने, ठीक है? मैंने आगे वाले को तो देखा ही नहीं। तो ये जो 25C3 आए हैं, ये कोई भी एक्सीड करता है क्या 25 को? नहीं। क्या ये 25 को एक्सीड करता है? नहीं। इसमें तो मैक्सिमम ही 25 है। क्या 25 को एक्सीड करता है? यानी कि 26 27 ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं है, तीनों में नहीं है। यानी कि ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? ये उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, ये उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि अगर मैंने 3 पत्तों को उठाया, तीनों में से कोई भी पत्ता 26 से बड़ा नहीं है, या फिर 25 से बड़ा नहीं है। हाँ, 26 नहीं, 25 से बड़ा नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम 25 हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 1 माइनस 25C3 अपॉन 30C3, ठीक है? अगर तुम अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें कोई दिक्कत हुई होगी समझने के लिए। मतलब आप तो सिंपल वही फंडे लगने वाले हैं, बस दिमाग हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ये बात तुम मानोगे। चलो 48 पे आ जाओ। 12 बॉल्स हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 बॉक्सेस के अंदर, ठीक है? 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स। सोचो अपने आप कैसे होगा। पहले तो ये बताओ, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर याद है तुम्हें 3 घंटे 45 मिनट वाला? मैं फिर से वही बोलूँगा, अगर तुम्हें नहीं आता है ना, अगर ये सही से याद ना हो तो इसको चाहो तो तुम रिवाइज कर लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। पर अब मैं दिखाता हूँ उसको कैसे समझना है हर चीज़ को, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ इस वाले क्वेश्चन को बड़े आराम से, पीएनसी में समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो मेरे पास ये पहली बॉल है, इसके पास कितने ऑप्शन हैं? 3 बॉक्सेज है मेरे पास, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, ठीक है? तो इसके पास कितने ऑप्शन हैं? इस पहली बॉल के पास 3 ऑप्शन है, किसी में भी चले जा, इन तीनों में से किसी एक में तो गिरना ही गिरना है तेरे को, है ना? तेरे पास 3 ऑप्शन है,
दूसरी के पास भी 3 ऑप्शन है, फिर जो तीसरी वाली है उसके पास भी 3 ऑप्शन है और बीच में फिर है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही करते करते जो 12 की 12 बॉल्स हैं उन सबके पास 3-3 ऑप्शन है, राइट। तो टोटल 3 की पार 12 तरीकों से मैं 12 बॉल्स को 3 डिब्बों में डाल सकता हूँ, ठीक है। परफेक्ट। अब सुनो, अब ये तो वो हो गया एक तरीके से, ये तो मेरा सैंपल स्पेस हो गया कि इतने टोटल तरीके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसने मुझसे बोला है कि फाइंड कि पहला जो बॉक्स है उसमें 3 बॉल आनी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। वो तो ये बोल रहा है कि पहले वाले में आनी चाहिए। अब क्या करें? तो अब तुम सोच के देखो, अगर तुम्हें ये वाले समझ में आ गया तो एक बार फिर से सोच के देखो। तो तुमने एक बार सोच सोच के देखा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 12 में से कोई भी 3 बॉलें उठा लो, सही है, 12C3, ठीक है, और उसको एक तरीके से पहले डिब्बों में डाल दो, ठीक है। तो ये 3 बॉलें पहले वाले बॉक्स के अंदर हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास ये वाला, तो इस पर तो लॉक लगा दो। अब इस पर तो हमने लॉक लगा दिया, लॉक। क्यों? क्योंकि अब बस इसमें एग्जैक्टली हमें 3 बॉक्स ही चाहिए थे पहले वाले में, 3 बॉल चाहिए थे पहले वाले बॉक्स के अंदर। अब जो बच गए 2 बॉक्सेस, और हमारे पास बॉलें कितनी बच गई, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी बच गई, 12 में से 3 हट गई, यानी कि हमारे पास टोटल 9 बॉल्स बच गई। अब सुनो, पहली बॉल को उठाया, उससे बोला तुम्हें किसके पास जाना है, इसके पास या इसके पास, यानी कि इसके पास 2 ऑप्शन है। फिर मैं दूसरी बॉल के पास गया, उससे भी मैंने बोला तुम्हें किस में जाना है, इसमें या इसमें, तो उसके बाद 2 ऑप्शन थे। फिर तीसरे के पास भी 2 ऑप्शन थे, और ऐसे करते करते जो 9वीं बॉल थी उसके बाद भी 2 ऑप्शन थे। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 9। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 9। तो पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने 12 में से कोई भी 3 बॉलें चुनी, उसको एक तरीके से पहले वाले डिब्बे में डाल दिया। फिर मैंने जो बची हुई 9 बॉल्स थी उनको बचे हुए 2 डिब्बों में किसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो न्यूमिनेटर है वो तैयार हो चुका है। क्या आ गया आपका, 12C3 यहाँ पे आ गया 12C3 2 की पावर 9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मतलब एक तरीके से तुम देख पा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी के नाम पे पीएनसी पूछने का बहुत ही बढ़िया बहाना है। तो अब वो लोग जो ये सोच रहे थे यार पीएनसी में बहुत टाइम लग गया, अब उनको परेशानी हो रही होगी क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी में निकले हैं पीएनसी से, है ना। तुम समझ में आ गया होगा कि पीएनसी के बिना प्रोबेबिलिटी का पत्ता भी साफ नहीं होगा, है ना। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि क्या थोड़ी बहुत पीएनसी से प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब तुम यार खुद देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से पीएनसी में लग जा रहा है, तो कोई सवाल ही पता नहीं होता। अगर तुम्हारा पीएनसी स्ट्रांग होगा तो प्रोबेबिलिटी मजे मजे में निकलेगा तुम्हारा। आ जाओ इधर आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थ डेज ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन्स विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। लो भैया, और इंटरेस्टिंग आ गया, करो भैया अपने आप सोचो। हाँ भाई, ट्राई किया। देखो, मैंने यहाँ पे 48 क्वेश्चन कराया था तुम्हें, बिल्कुल समझ लो कि बस कॉपी पेस्ट है 49 वाला। अब सोच के देखो, सही है, मतलब बहुत बड़ा हिंट हो गया कि ये इसमें डायरेक्टली लग जाएगा। सोच के देखो अपने आप। आई होप सो तुमने एटलीस्ट ट्राई किया होगा ये सोच के। तो अब मैं बताता हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास पर्सन नंबर 1 आया, हमारे पास 6 लोग हैं और ऑब्वियसली हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो जो पहला बंदा है उसकी बर्थडे 12 महीने को तुम ऐसे मान लो जैसे 12 डिब्बे हैं, ठीक है, 12 डिब्बे हैं, और इसको ऐसे मानो जैसे बॉल है ये। तो पहली बॉल के पास कितने ऑप्शन है, 12 ऑप्शन है, ठीक है। फिर जो सेकंड पर्सन है उसके पास भी कितने महीनों का ऑप्शन है, 12 12 महीनों का ऑप्शन है उसके पास भी, ठीक है। फिर तीसरे के पास भी आपके पास 12 ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे करते करते 6 के 6 के पास उतने ही है। तो टोटल 12 की पावर 6 इतने तरीकों से 6 लोगों की बर्थडे हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमसे क्या बोला गया है कि किन्हीं एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स में, सॉरी क्या बोला इन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थ डेज ऑफ 6 डिफरेंट पीपल विल फॉलो एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स, ठीक है। यानी कि 12 में से कोई भी 2 मंथ्स होंगे उसमें इन 6 के 6 लोगों की बर्थडे पड़ जाएगी। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, अब सोच के देखो फिर से, कोई बॉल और डिब्बा दिमाग में रखो, हो जाएगा। सोचा सोचा। देख फिर से देखते हैं इसको। देखो हमारे पास 12 महीने हैं और हम ये बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ, एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ मतलब क्या हो गया कि 1 मंथ नहीं, 3 मंथ नहीं, 4 मंथ नहीं, एग्जैक्टली 2 मंथ्स। यानी कि तुम ऐसे मान सकते हो, लेट से 4 लोगों की बर्थडे किसी पहले वाले मंथ में पड़ गई और कुछ 2 लोगों की बर्थडे दूसरे मंथ में पड़ गई। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सबकी एक ही मंथ में पड़ गई। 6 लोगों की बर्थडे 2 मंथ में करनी है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास 12 महीने हैं, इन 12 में से कोई भी 2 महीने चुन ले, कोई भी 2 महीने चुन ले। फिर पहले आदमी को बुला, उससे पूछो, पहले आदमी से पूछो, बेटा हमने तुम्हारे लिए 2 महीने चुने हैं। लेट से तुमने मई चुन ली और फिर तुमने लेट से दिसंबर चुन लिया, ठीक है। तुमने मई चुना और दिसंबर चुन लिया, और फिर इस आदमी से पूछा तुम्हें तुम्हारी बर्थडे कहाँ होती है। तो लेट से उसने बोल दिया, मतलब हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब हम निकाल लें टोटल चांसेस। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक तरीके से कि या तो मई में या फिर दिसंबर में, ठीक है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। फिर एक तरीके से यहाँ पे 2 आ गया। फिर जो दूसरा वाला होगा उसके पास भी यही 2 ऑप्शन है, तीसरे वाले के पास भी यही 2 ऑप्शन है। ऐसे ही करते करते 6 के पास यही 2 ऑप्शन दिए मैंने। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। लेकिन लेकिन लेकिन
लेट्स से इन 6 के 6 ने मे चूज कर लिया, 6 ने, जितने 6 के 6 जो हैं उन्होंने मे को चूज कर लिया। अगर उन्होंने मे को चूज कर लिया यानी कि दिसंबर में तो 0 बर्थडेज हैं। अगर दिसंबर में 0 बर्थडेज हैं दैट मीन्स कि एग्जैक्टली एक मंथ में सबकी बर्थडे हो गई, पर हमसे बोला गया एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स, यानी कि ये वाला सिनेरियो गलत है जिसमें सबके सब इस वाले में आ गए। फिर ऐसी एक और सिनेरियो होगा जिसमें सबके सब जो होंगे उनकी बर्थडे दिसंबर में होगी और मई में किसी की भी बर्थडे नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी गलत है, तो ये 2 केस मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो 12c2 2 की पावर 6 -2, क्योंकि ये हमारा वो हो गया। 12c2 से मैंने क्या करा, मैंने मंथ्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने मंथ्स को सेलेक्ट कर दिया और फिर इतने टोटल तरीकों से मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनकी बर्थडेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो बस अब हमारा आंसर आ गया। ये आंसर है 12c6 आपका 2 की पावर 6 -2 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 6। ये मेरी पूरी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, आई होप सो 49 वाला एक इंटरेस्टिंग लगा होगा काफ़ी। अच्छा, एक और चीज़ ना, तुमने देखा होगा मैंने इन क्वेश्चनों को ना मैंने टाइप वाइज नहीं किया है। मैंने इनको जान पूछ के टाइप वाइज नहीं कर रखा है। क्यों नहीं कर रखा है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन कहीं आ जाए, कोई क्वेश्चन कहीं आ जाए, जिससे कि ओवरऑल पूरी पीएनसी का रिवीजन हो जाए। इससे बढ़िया रिवीजन कुछ है ही नहीं पीएनसी का, क्योंकि परमिटेशन कॉम्बिनेशन में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर मैं कराने बैठ जाऊँ तो पता नहीं क्या क्या करा डालूंगा मैं, है ना। और मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करा भी दिए हैं। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी के तड़के के साथ अगर पूरा मिक्स होते हुए, कहते हैं ना मिक्सी की तरह घूम जाएगा पूरा। तो ये जो 129 क्वेश्चन हैं ये बोलने के लिए मैंने इतने ज़्यादा इसी वजह से लिए हैं, जस्ट बिकॉज कि पीएनसी का रिवीजन भी हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी पे हाथ साफ भी हो जाएगा अपना, है ना। एकदम एक शार्पनेस आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये वहाँ पे हेल्प करेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आगे जाके मैं अभी और पढ़ाऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिकली उसमें 3-4 प्रोबेबिलिटीज होंगी और वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ और कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर एक और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आएगा जिसका नाम होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम होगा बेस थ्योरम, जो अपने आप में पूरा कहते हैं ना चीर फाड़ करने वाला कंसेप्ट है, बेहतरीन वाला कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो हम फर्दर उस पर फिर से क्वेश्चन देखेंगे 100 के आसपास। ठीक है, ऐसी कंडीशनल करेंगे, उस पर भी 100 क्वेश्चन देख लेंगे। समझ में आ रही है बात? इतने अमाउंट ऑफ जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम पेपर में जाके कहोगे भाई ये क्या पूछ रहे हो। हम तो जाने क्या क्या करके आए हुए हैं, तुम क्या पूछ रहे हो हमसे। तुम्हारा पूरा पीएनसी रिवाइज हो जाएगा इसी से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुमने कल को पीएनसी कर मतलब रिवाइज नहीं किया और तुमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी के पूरे नोट्स को रिवाइज कर लिया, तो तुम्हारा लगभग लगभग पूरा पीएनसी भी रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जो एक बार अगर तुमने पढ़ लिया समझ के, दूसरी बार तुम्हें रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी भर के लिए याद हो गया अब तो तुम्हें। ये एनसीआर कोई भुला नहीं सकता, एनसीआर और एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी भूल पाओगे, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग तरीके से तुमने ये चीज़ पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी भूल पाओगे। तो ऐसा लगता है यार कंसेप्ट कौन रिवाइज कर रहा है, कंसेप्ट को तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया तुमने, अपने नोट्स खोले, हाँ हाँ ठीक है ये था ये था ये था, और फिर पूरी प्रोबेबिलिटी को एक बार फटाफट सॉल्व कर डाला, पूरा पीएनसी प्रोबेबिलिटी सब रिवाइज हो गया अपने आप ही। चलो इधर आओ, 3 डाइस हैं, उनको मैंने थ्रो किया है साइमल्टेनियसली। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। ठीक है, करो, ट्राई करो क्या। सैम्पल स्पेस बोलो जल्दी से, पहले मेरे सामने 6 का क्यूब, राइट। उसके बाद सबने सेम फेस शो किया, तो हो सकता है कि तीनों में 1,1,1 आ गया, या हो सकता है तीनों में 2,2,2 आ गया। ऐसे करते करते 6,6 तक, यानी कि 6 केस बनेंगे। तो आंसर क्या हो गया, 1/36। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई पहले वाले की। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल शो डिस्टिंक्ट फेसेस। ओहो हो, सब डिस्टिंक्ट शो करेंगे। अब इसका बताओ, चलो इसका तुम्हें क्या लगता है, क्या इसका आंसर होगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, सोचो इसका। तो जब एकदम से जब मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूँ ना, तो एकदम से लोगों को क्या लगता है, मैं बताता हूँ लोगों को क्या लगेगा। वो कहेंगे यार देखो टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना होगा। टोटल तो अपने को पहले से पता है, 6 का क्यूब बेसिकली 1 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। उसमें माइनस कर दो वो वाले केसेस, ये वाले केसेस, ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस, तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, गलत बोल दिया तुमने। क्यों? मतलब उसने लेट्स इसमें आंसर कितना आया था, 1/36, तो बोल देगा 1 - 1/36, और ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि इसमें तुमने सिर्फ 1/36 को माइनस किया, तो मैं इसमें एक और केस माइनस करना पड़ेगा, वो वाला जिसमें कोई दो डिस्टिंक्ट है। लेट्स से ये वाला केस 1,1,2, इसमें क्या होगा कि दो डिस्टिंक्ट है और एक सॉरी मतलब बेसिकली दो डिस्टिंक्ट है, बाकी ये आपका 1,1 सेम हो गया, राइट। पर जो हमारी यहाँ बात हो रही है कि ऑल शो डिस्टिंक्ट फेसेस, तो वो इस टाइप से होगा, लेट्स से 1,4,6, तो ये तीनों ही डिस्टिंक्ट हो गए। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो मुझे या तो मैं इस तरीके से सोचूं, या फिर मैं इस तरीके से क्यों सोचूं फालतू में, मैं तो दिमाग लगा के कर लूंगा इससे अच्छा। भाई मैं बोलूँगा तेरे पास टोटल कितना है, 6 फेसेस है ना तेरे पास टोटल, भाई 1, 2, 3, है ना, 4, 5 और 6। इन 6 में से कोई भी 3 चुन ले। अब तूने 3 चुन ले तो डिस्टिंक्ट तो अपने आप हो गए, और इनको तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दे। तो ये तेरे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए जिससे तुम्हारे डिस्टिंक्ट फेसेस वाला जो वो बन सकते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, कि लेट्स से पहले वाले में 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, या फिर हो सकता है पहले वाले में 3 आया हो, फिर 2 आया हो, फिर 5 हो। ये सारे कंसिडर किए जाएंगे ना। तो पहले तो तुमने कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिए और फिर उनको अरेंज कर लिया, तो 63 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
आ जाओ भाई, और फिर ये टोटल कितना आया था हमारा, टोटल तभी भी वही है आपका क्या नाम था उसका, 6 का क्यूब। ठीक है, तो बस ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट दे रखा है मेरे को, टू ऑफ देम शो द सेम फेस, टू ऑफ देम शो द सेम फेस। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका है काफ़ी, क्योंकि या तो तुम इसी से कर सकते हो वैसे तो, पर अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा कि यार दोनों में सेम है, ये चीज़ कैसे सोची जाए, मतलब कि लेट्स से 1,1 वाला केस आ जाएगा, तो अगर 1,1 आ गया तो इधर क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, राइट, यही तो होगा, यही तो होगा। तो ऐसे कर सकते हो, मैं तुम्हें सिस्टमेटिकली दिखाता हूँ कि पीएनसी से कैसे करोगे, उससे पहले तुम एक बार खुद ट्राई करके देखो, मुझे लगता है तुम कर लोगे, इसमें से कुछ ऐसा महान नहीं है। ठीक है, करो एक बार यार। ठीक है, आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। देखो अगर मेरे को ये बनाना है 1,1, चलो 3 बनाना है लेट्स से, मेरे को ये कैसे हो रहा होगा, मेरे पास एक्चुअल में क्या है, मेरे पास एक्चुअल में तो ये है हमेशा की तरह 1 2 3 4 5 6। तो पहले इन 6 में से कोई भी एक चुन लो, लेट्स से तुमने 6C1 में से कोई भी एक चुन लिया, तुमने 2 चुन लिया, अब इसको 2 बार लिख दो, तुम्हारे पास आ गया 2,2,2, 2,2 आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, लेट्स से तुम्हें बनाना होता है 2,2,3 बनाना है हमें। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया, क्योंकि मेरे को 2 ही सेम चाहिए थे। अब ये जो बच गए इनमें से कोई भी एक चुन लो, तो ये कितने बच गए, 5 बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 में से कोई भी एक चुन लो, लेट्स से तुमने 3 चुन लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली 3। तो बस ये मेरा एक पूरा पेयर जो है वो बन गया। ठीक है, तो अब ये तो तुमने जो बनाया ये तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको घुमाऊंगा, ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो 3 चीज़ें कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, 3 फैक्टोरियल, पर यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हमें इस चक्कर में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे टोटल अरेंजमेंट्स से कहते हैं वो आ गए, जिसमें आपके 2 जो हैं वो सेम होंगे, तो डिवाइडेड बाय, ठीक है ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय वही हमारा 6 का क्यूब। ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली ये भी एक इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो वही है ना कि पीएनसी में कितना कर लोगे, ये वाली बात थी, क्योंकि मतलब प्रोबेबिलिटी में आके क्या होता है कि एक तो आपके कार्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोबेबिलिटी से हम जब पीएनसी करवाते हैं तो दोनों पे एक साथ काम होता है, तो उससे क्या होता है कि दोनों चैप्टर एक साथ हो जाते हैं हमारे, पहला। और दूसरा ये कि पीएनसी में हर चीज़ नहीं पूछी जा सकती, जो कि इवेंट के बहाने हम लोग यहाँ पे पूछ लेते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो खैर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप 2 people both will have the same birthday? अच्छा, फिर से कुछ उसी टाइप की चीज़ लग रही है, फिर से मैं कहूँगा सोचो अपने आप, कहीं ना कहीं तुम कर सकते हो। तो आई होप सो तुमने सोचा होगा, पहले पहले वाले के कर लेते हैं। अगर तुमने वो बॉल वाला एग्जाम्पल समझा होगा, बॉल और बॉक्स वाला, वही वाला केस आ गया एक तरीके से। तो देखो भाई, पहला आदमी है, पहले आदमी को बॉल मान लो, तो इस पहले बॉल के पास कितने ऑप्शन है भाई, 365 दिन है मेरे पास, सही है ना, उसने क्या बोला, सेम बर्थडे, डे की बात हो रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास 365 दिन होते हैं, राइट। तो 365 ऑप्शन होंगे पहले वाले के पास, फिर जो दूसरा बंदा होगा उसके पास भी 365 ऑप्शन ही होंगे। तो जो सैम्पल स्पेस हो गया उसमें 365 का स्क्वायर, ये आएगा आपका सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब क्या बोला है उसने कि विल हैव द सेम बर्थडे। अब अगर उसके पास अगर अब ये सोचो कि सेम बर्थडे के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की सेम बर्थडे होगी। इस बात के कितने सिनेरियोज होंगे कि दोनों के पास सेम बर्थडे होगी। सोचा नहीं सोचा, देखो ऐसे मान लिया कि तेरे पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और लेट्स से मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं। चलो सिंपल कर लिया इसको, ठीक है। कितने बॉक्सेस हैं, 3 मेरे पास बॉक्सेस हैं, 3 मेरे पास बॉक्सेस हैं, और मेरे पास 2 बॉल्स हैं। पहली बॉल के पास कितने ऑप्शन है, 3। फिर जो दूसरी बॉल है उसके पास कितने ऑप्शन है, 3, तो टोटल कितने हो गए, 9। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई लेट्स से ये मेरी बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, लेट्स से बॉल नंबर 1 यहाँ पे आ गई और बॉल नंबर 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि चलो बॉल नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आ जाती, इस टाइप से होता। या फिर क्या हो सकता था तीसरा सिनेरियो, कि बॉल नंबर 2 भी इसी में आ जाती। तो ये वाला केस हमें चाहिए, यही वाला केस हमें चाहिए जिसमें बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2 एक ही डिब्बे में आ जाए, यानी कि 365 में से किसी एक ही दिन में आ जाए। ठीक है, या तो इधर ऐसा हो जाता, या फिर क्या होता कि बॉल नंबर 1 ने भी सेकंड बॉक्स चुना होता और बॉल नंबर 2 ने भी एक ही बॉक्स चुना होता, है ना, सेकंड बॉक्स चुना होता। या फिर क्या होता कि ये दोनों गलत हो जाते और बॉल नंबर 2 ने भी थर्ड बॉक्स चुना होता और बॉल नंबर 1 ने भी थर्ड बॉक्स चुना होता। तो ऐसा कितने तरीके से हो पा रहा है, 3 तरीकों से, सिर्फ 3 तरीके हैं क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं। तो सिमिलरली 365 दिन है हमारे पास, तो हो सकता है कि दोनों के बर्थडे पहले दिन हो, या हो सकता है दूसरे दिन हो, या हो सकता है तीसरे दिन हो, या हो सकता है 50th डे पे हो, या हो सकता है 100 जो डे होगा उसमें दोनों एक पे गिरे। तो टोटल 365 तरीके हैं, राइट। तो बस ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। सही है। अच्छा, अब सेकंड वाला अपने आप करके देखो एक बार, ये तो और सिंपल है। 3 people एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम बर्थडे। पहले तो मुझे बताओ 3 लोग हैं, तो जो पहला आदमी होगा उसकी बर्थडे के पास कितने ऑप्शन हैं, 365 दिन है भैया उसके पास। फिर जो दूसरा बंदा है उसके पास भी 365 है। फिर जो तीसरा बंदा है उसके पास भी 365 है। दैट मीन्स कि 365 का क्यूब हो गया यहाँ पर।
अब बात करो कि तुम क्या पूछना चाह रहे थे कि एटलीस्ट टू विल हैव द सेम बर्थडे, तो या तो दोनों की बर्थडे सेम जगह पे हो जाए या फिर तीनों की बर्थडे सेम जगह पे हो जाए। तो क्या लगता है इसमें क्या होगा, बताइए क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर उन्होंने यूज़ कर रखा है एटलीस्ट टू। तो भाई एटलीस्ट टू का मैंने अभी अभी बताया तुमको कि एटलीस्ट टू का क्या मतलब है कि या तो दोनों की बर्थडे सेम जगह पे हो जाए या फिर तीनों की। तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल में से वो जगह हटा ले जिसमें तीनों की बर्थडे साथ में है ही नहीं, तीनों की बर्थडे अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है। तो कौन से केसेस बच जाएंगे, अगर तुम टोटल में से वो केसेस हटा लो जिसमें डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ऑल थ्री डिस्टिंक्ट। ये समझ में आया, ऑल थ्री डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ कि तीनों की बर्थडे अलग अलग दिनों पे है। तो अगर मैंने टोटल में से ये सारे केसेस हटा लिए तो क्या केस बचेंगे फिर, तो वो वाले केस बचेंगे जिसमें या तो दो लोगों की बर्थडे एक जगह पे होगी या फिर तीनों की बर्थडे एक दिन पे होगी, राइट। तो ऑल थ्री डिस्टिंक्ट, जैसे ही मैंने ये करा, इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर ऑल थ्री डिस्टिंक्ट का कि अगर मेरे पास पहला लेट्स से मेरे पास तीन लोग हैं, ठीक है, तो पहले बंदे के पास कितने ऑप्शन है, 365, जहाँ तेरे मन हो वहाँ तू कर। फिर जो दूसरा बंदा है उसकी जो बर्थडे है वो 365 में जो दिन इसने सेलेक्ट कर लिया उस पर नहीं हो सकती अब, राइट, उस पर तो अब ये इसकी बर्थडे नहीं हो सकती ना, तभी तो डिस्टिंक्ट है, यानी कि वो 364 उसके पास दिन बचे अब। फिर जो तीसरा वाला बंदा होगा वो उसके उसके पास ये 2 दिन खत्म हो गए, जो पहले और दूसरे वाले ने चुन लिए उस पर उसकी बर्थडे नहीं हो सकती, तो ये 2 दिन और खत्म हो गए, तो कितने बचे, 363 बच गए, राइट। तो दैट मीन्स कि 365 इंटू 364 इंटू 363, इतने दिन इतने तरीकों से तीन लोगों की बर्थडे हो सकती है डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ओके, तो बस ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ऑब्वियसली ये चीज़ दे रखी थी यहाँ पर कि अज्यूमिंग दैट देर आर 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है, और नो वन हैज़ हिजर बर्थडे ऑन 29 Feb, ठीक है, तो उन्होंने लीप ईयर वाला केस भी हटा दिया था पहले ही और 365 वाला भी, ठीक है। पता कई बार क्या होता है, मैंने कई बार नोटिस किया है, एक आध बार ही ऐसा हुआ है, कई बार तो नहीं कहेंगे, कि उसने कुछ भी नहीं दी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की 365 और लीप ईयर वाली, तो हम स्टैंडर्ड केस ही मान के चलेंगे ऐसे वाले में। अगर उसने कभी नहीं दिया, वैसे वो देगा ज़रूर, एडवांस तो हमेशा देगा। बाकी और तुम्हारे जितने भी पेपर हैं वो तो हमेशा देंगे, आपके ISI CMI ओलंपियाड वाले। कई बार जेई मेंस कई बार मुंह से निकल रहा है, एक बार ही हुआ है जहाँ तक है, एक या दो बार मैंने नोटिस किया है कि उसने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, शायद ईयर वियर के ऊपर पूछा उसने, ये वाला नहीं, वही जो अभी हम लोगों ने किया ना ईयर के ऊपर, और उसमें तो मैं पहले से ही मान के चलना था कि 365 डेज है और 29 Feb की कोई नौटंकी कहीं पर भी नहीं है कि भैया लीप ईयर वाला कोई केस नहीं है। अगर होगा तो अलग से बोलेगा, ठीक है, अगर अगर होगा तो अलग से बोल देगा, पर ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले ही लिख दो कि अज्यूमिंग दैट कि 365 डेज हैं, ज़्यादातर ऐसे ही देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं 52 वाले पे। एन बिस्किट्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एन बैगर्स में। अच्छा जी, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, ट्राई किया, ट्राई करो। अरे यार, अगर अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में नहीं आया अभी तक, कौन सा वाला वो वाला जो हमने किया था ना, बॉल और बैग और उस टाइप की चीज़ें, उसी में देखा है हम लोगों ने ये वाला आपका 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसके आगे जो भी हम लोगों ने किया था ना ये बर्थडे वाले इस टाइप में जो मैंने भी समझाया है इसमें, बिल्कुल वही वाला केस है कि दो लोगों की बर्थडे एक जगह पर पड़ जाए या फिर 2 महीने में पड़ जाए, बिल्कुल वही वाला केस है, बस उसको जनरलाइज कर दिया और नाम पलट दिया है। तो तभी मेरे को इतने सारे क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं तुमको, क्योंकि जरा सा बिस्किट बैगर हो गया, कॉइन और बॉल हो गया, बर्थडे और इंसान आ गया, लोग कंफ्यूज हो गए, जबकि क्वेश्चन वही था सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन वही तो दिक्कत है ना, ये तो नहीं समझते लोग, बल्कि लोग तो क्वेश्चन ही नहीं करवाते, पर मतलब 90% लोग तो क्वेश्चन ही नहीं करवाते हैं बहुत सारे। पर अगर वो इक्का दुक्का कराता भी है तो वो इन 4 क्वेश्चनों को लेकर के वो सिर्फ एक क्वेश्चन कराएगा, और फिर ना इंसान को लगता है अच्छा ये, वो अपने दिमाग में उनका एक टाइप बन जाता है कि जब भी बिस्किट और बैगर दिखेगा तो मैं ये करूंगा। पर वही वाली बात है ना कि अब उसने वही सेम क्वेश्चन कॉइन और उसके साथ कर दिया, या फिर आपका बर्थडे के साथ कर दिया। बर्थडे वाला कितना इनोवेटिव क्वेश्चन है देखा जाए तो, खैर जो भी है। तो हम तो अपना देखेंगे, एन बिस्किट्स हैं हमारे पास और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है एन लोगों के पास, तो वही होगा फिर से, पहले बिस्किट के पास कितने ऑप्शन है, एन लोग हैं, है ना, एन बैगर्स हैं उसके सामने। दूसरा जो बिस्किट है उसके पास भी एन बैगर्स हैं, तीसरे बिस्किट के पास भी एन बैगर्स हैं। दैट मीन्स ऐसे करते करते आपके पास एन की पार, ठीक है, एन की पार स्मॉल एन, इतने तरीकों से मैं एन बिस्किट्स को एन बैगर्स में बांट सकता हूँ। तो ये मेरा टोटल वेज हो गए मेरे ये, ठीक है। आ जाओ भाई, तो ये मेरा हो गया टोटल एन की पार एन। अब देखते हैं हमारा वाला केस क्या है। हमसे बोला गया है फाइंड द चांस दैट, चांस जब भी बोलेगा फाइंड द चांस यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर बेगर विल गेट आर, जहाँ पे आर जो है वो एन से छोटा है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि तुम एन बिस्किट में से ही कुछ आर बिस्किट चुन रहे हो, ठीक है। तो हमने बोला क्या, इसको तो मैं ऐसे मान लो तुम्हारे पास 10 बिस्किट होता है लेट से, उनमें से कोई 3 बिस्किट जो हैं वो मेरे एक बेगर को मिल चुके हैं, कोई भी एक बेगर को पकड़ लो, उसको दे दिया हमने, ठीक है, वो एक बेगर के पास है, एक बेगर के पास 3 बिस्किट है, ठीक है, परफेक्ट। अब जो बचे हुए बेगर्स हैं उनके पास देखते रहो अपने हिसाब से जो भी है उनके पास, ठीक है, वो उनका उनका चॉइस है, वो मतलब उनका क्या चॉइस है वो तो बिस्किट का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने एक बार ये चीज़ बताई थी PNC के अंदर बहुत पहले कि बॉक्स अपॉन बॉल होता है या बॉल अपॉन बॉक्स होता है,
बॉल कीपर चॉइस दोगे, जैसे वो फिंगर और रिंग वाला कराया था, ठीक है, उसी चीज़ से रिलेटेड है। और बल्कि आपका अगर वो 3 घंटे 45 मिनट वाली वीडियो देख रखी है तुमने पीएनसी में जो थी, उससे काम बन जाएगा तुम्हारा डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट वाली, उसमें तो बहुत अच्छे से कर रखा है ये चीज़। तो बताओ क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, हमारे पास एन वो है, ठीक है, एन है हमारे पास, कैपिटल एन मेरे पास बेगर्स हैं, ठीक है, और मेरे पास एन बिस्किट्स हैं, मेरे पास एन बिस्किट्स हैं, राइट, यही तो है, यही तो है, राइट। क्या करा मैंने, इन एन बिस्किटों में से, इन एन बिस्किटों में से मैंने आर बिस्किट्स को चुन लिया, ठीक है, मैंने आर बिस्किट्स को चुन लिया, ठीक है, और उसको दे दिया, किसी भी एक को दे दिया मैंने, ठीक है, परफेक्ट, ओके, क्योंकि उसने बोला अ पर्टिकुलर बेगर, उसको फर्क नहीं पड़ता किसको दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे मेरे पास कितने बेगर बच गए, मेरे पास n-1 बेगर्स बच गए, क्योंकि एक बेगर को तो मिल चुका, एक बेगर को हमें भैया एनसीआर का गुप्त दान हुआ है। गुप्त दान का मतलब समझते हो कि किसी ने 300 करोड़ का मंदिर बनवा दिया लेट से ठीक है, पर किसी को पता नहीं कि 300 करोड़ रुपए दिए किसने, ऐसा वाला है। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि भैया किसी एक बंदे को एनसीआर यानी कि आर बिस्किट्स मिल चुके हैं, ठीक है ना, आर बिस्किट मिल चुके हैं। तो अब फिलहाल लाइन में कितने लोग खड़े हैं, n-1 बेगर्स खड़े हुए हैं, और बिस्किट कितने बचे हुए हैं, बिस्किट है हमारे पास n-r, ठीक है। तो एन माइनस आर यानी कि मान लो वही मैंने बोला ना कि 10 बिस्किट है, उनमें से तुमने 3 बिस्किट जैसे किसी एक बगर को दे दिए, तो 7 बिस्किट बच गए, तो ये एन माइनस आर यानी कि 7 बिस्किट्स, ठीक है। तो इनमें से जो पहला बिस्किट होगा उसको कितने चॉइसेस हैं, n-1, जो दूसरा होगा उसके पास भी n-1 है, ऐसे ही करते करते जो एन माइनस आर वाला बिस्किट होगा उसके पास भी n-1 ही चॉइस होंगी। तो पहले वाले के पास कितनी n-1, फिर दूसरे वाले के पास कितनी n-1, फिर तीसरे वाले के पास कितनी n-1, तो ऐसे ही करते करते n-1 के पास n-1 की पावर में कितना आ जाएगा सर जी, n-r आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 की पावर n-r, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा न्यूमरेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। एक्सप्लेन भी कर रखा है वहाँ पे अगर तुम चाहो तो, जो वो 3 घंटे 45 मिनट की वीडियो है, कि क्या कहते हैं इसको, ये बैगर की तरीके से क्यों नहीं सोचा कि भैया एन सी आर हम ये कर लेते, सॉरी एन सी में, पहले मैं कोई एन में से कोई एक बैगर को चुनता है ना, फिर उससे बोलता उसको मैं आर वो पकड़ा देता, इस टाइप की लोगों के दिमाग में ख्याली पिलाव आते हैं। तो मैंने समझाया कि एक्चुअल में इस वाले केस में ना रिपीटेशन और चॉइसेस कम हो जाएंगी एक्चुअल में। तो तुम सोचना अपने आप ही, वैसे तो मैंने ये चीज़ समझा रखी है काफ़ी जगहों पे पीएनसी, मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरा पीएनसी देख रखा है और रिवाइज कर रखा है तो तुम बहुत फायदे में रहोगे डेफिनेटली, अगर तुम्हें अच्छे से एकदम होल्ड है एक छोटे छोटे कंसेप्चुअल पॉइंट्स के ऊपर, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये बड़े अच्छे से बनेंगे, क्योंकि 129 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट को ही उठाया जा रहा है पीएनसी के। द लेटर्स ऑफ वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉल्स केम टुगेदर, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एस ओ सी 3 है, आई 4 5 6 7 7 है, तो टोटल 7 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, राइट। टोटल हमारे पास ये 7 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, एक बार सोसाइटी में इतने ही होंगे ना, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉल्स कम टुगेदर, वॉल कितने हैं इसमें, आई ई और कौन सा ओ, है ना, ए ई आई ओ यू होता है, तो ओ आई ई, आई ई, बिल्कुल। इन तीनों को मैंने एक पैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, इन तीनों को मैंने एक पैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, ओ आई ई। और उसके बाद ये जो बच गया एस सी टी वाई, वही स्ट्रिंग मेथड, 1 2 3 4 5, इन 5 कितने तरीके से घूम सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, और फिर ओ आई ई अपने में कितने तरीके से घूम सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, राइट। तो इतने तरीकों से आपका ये वाला इवेंट होगा, राइट, और टोटल जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 7 फैक्टोरियल, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, सिंपल फ्रैक्शन है एक तरीके से, है ना, कि हमारे काम की कितनी चीज़ है और टोटल कितना है उसमें से, है ना। तो हमारा भैया, हमारा केस होने के कितने चांसेस है भैया, 50%, ये 60%, क्योंकि हमारा जो है वो इतनी बार आकर कर रहा है हमारा इवेंट, बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं 54, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी द 2 आईज कम टुगेदर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी है, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडम तरीके से इनको अरेंज किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 आई है ना इसके अंदर, 2 आई है तो वो उसकी वजह से रिपीटेशन होगा। तो इतने तरीकों से तो आपका डिनोमिनेटर यानी कि सैम्पल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम्स जो है वो इतने होंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इनमें से मेरे को क्या चाहिए कि दोनों आई साथ में आने चाहिए, तो दोनों आई को एक पैकेट में बंद करके रख दो। अगर रख दिया दोनों आइस को, तो अब टोटल कितने कितने हो गए भाई, यूनिवर्सिटी में से कितने थे, 10 थे, उसमें से तुमने 2 आइस को हटा दिया तो 8 बचे, और 2 आइस का एक पैकेट यानी कि 9 हो गए टोटल। तो 9 फैक्टोरियल तरीके से घूमेंगे ही अपने आप में, ठीक है, 9 फैक्टोरियल तरीके से। और फिर जो 2 आइस हैं उनको घुमाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो सेम ही है। तो बस ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलो 54 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। 6 न्यू एम्प्लॉयज़, अब ये देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वही टफ
फिर सिंपल, फिर टफ, फिर सिंपल। मोरल बना रहना चाहिए, तुम साथ में रहने चाहिए, सिंपल सी बात है। 6 न्यू एम्प्लॉयज, 2 of whom are married to each other, are to be assigned 6 desks which are lined up in a row। अच्छा जी, सोचो तो क्या लगता है कैसे करेंगे इस वाले को? मतलब हमें दे क्या रखा है, पहले हम ये समझते हैं। हमें 6 एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, जिनमें से कोई जो 2 हैं, है ना? 2 ऑफ देम आर मैरिड टू ईच अदर। 2 लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है? और उनको हमने 6 डेस्क जो है असाइन करनी है। मतलब 6 लोग हैं और उनको 6 मेज़ों पे बैठना है। दैट सिंपली मीन्स कि ऐसा 6 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, राइट? सिंपल से 6 फैक्टोरियल तरीकों से हम 6 लोगों को 6 कुर्सियों में बैठा सकते हैं, है ना? 6 डेस्क पे बैठा सकते हैं। अब ये तो इसका सैंपल स्पेस हो रहा था, पर इन्होंने कुछ कंडीशन भी दी है। क्या दिया है इन्होंने? पहला पॉइंट तो मैंने ये सैंपल स्पेस यही क्यों लिया? लोगों को लगता है कि 2 ऑफ देम आर मैरिड, कुछ गड़बड़ होगी। देखो, हम सैंपल स्पेस निकालते कैसे हैं, पहले हम ये चीज़ समझें। हमें देखा इफ द असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू डिस्क्स इज मेड रैंडमली, द असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू डिस्क इज मेड रैंडमली, मतलब कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन शादीशुदा है, कोई कुछ हमें नहीं पता। 6 लोगों को 6 कुर्सी पे बिठाना है, ये हम रैंडमली बिठा रहे हैं, इसलिए 6 फैक्टोरियल इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो मैरिड कपल है वो नॉन एडजेसेंट डेस्क पे बैठेगा, ठीक है? अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, है ना? ऑब्वियसली समझने के लिए हमेशा एग्जांपल लिया करो। तो लेट्स से कि हमारे पास 6 लोग हैं, तो A1 है हमारे पास, फिर A2 है, ठीक है? तो इन दोनों की शादी हो गई है, A1 A2 की। और उसके बाद हमारे पास कौन है? B1, B2, B3 और B4, ठीक है? तो इस टाइप से हमारे पास 6 लोग हैं और ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों की क्या हो गई है? शादी हो गई है, ठीक है? अब सुनो, अब मेरे पास 6 डेस्क हैं, मेरे पास 6 डेस्क हैं। लेट्स से ये 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3 4 5 और 6। लेट्स से A1 A2 यहाँ बैठ गए, इस पे A1 और A2 बैठ गए। तो अगर A1 A2 यहाँ बैठ गए तो उन्होंने ये चीज़ चूज़ कर लिया, राइट? अब अगर A1 A2 यहाँ बैठ गए तो अब ये जो बची हुई 4 जगह हैं, यहाँ पर आपका B1 से B4 तक वो बैठ सकता है, 4 फैक्टोरियल तरीके से घूम सकते हैं वो अपने आप में। और A1 A2 जो है, हो सकता है A1 इधर बैठे, A2 इधर बैठे, या फिर A2 इधर बैठे और A1 इधर बैठे। यानी कि ये 2 लोग अपने आप में कितने तरीके से घूम सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है? पर ये तो वो तब होगा जब A1 A2 कहाँ बैठ रहे हैं? 1 और 2 में। हो सकता है कि A1 A2 जो है वो 2 और 3 में बैठ रहे हैं, जैसे हमने देखा कि यार 1 और 2 में बैठ रहे थे। हो सकता है कि वो 2 और 3 में बैठ रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो 3 और 4 में बैठ सकते हैं, या फिर वो 4 और 5 में बैठ सकते हैं, या वो 5 और 6 पे बैठ सकते हैं। बस यही पोजीशंस होंगी। एडजेसेंट बोला है उसने साफ-साफ, तो एडजेसेंट तो तुम्हें काउंट ही करनी पड़ेगी। तो कितनी पोजीशंस आ गई हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 पोजीशंस आ गई। हर एक पोजीशन के लिए, जैसे मैंने पहली पोजीशन कंसीडर करी जिसमें वो 1 और 2 में बैठ गया, लेट्स से ये हमारा केस 1 है। ये हमारे पास 5 केसेस हैं। पहला केस क्या है कि वो 1 2 में बैठ जाए। दूसरा केस क्या है कि वो 2 3 में बैठ जाए। तीसरा केस है कि वो 3 4 में बैठ जाए। चौथा केस क्या है कि वो 4 5 पे बैठ जाए। और पांचवा केस है कि वो 5 और 6 पे बैठ जाए, ठीक है? अगर वो 1 1 2 पे बैठती है लेट्स से, तो हम क्या बोलेंगे कि अपने आप में वो अगर इन 2 सीटों पे बैठेगी तो 2 फैक्टर तरीके से घूम सकती हैं। और जो बची हुई 4 सीटें हैं उस पे ये जो B1 से लेकर के B4 घूमेंगे वो 4 फैक्टर तरीके से घूम सकते हैं। तो ये इसके लिए होगा, फिर इसके लिए भी यही आएगा, इसके लिए भी यही आएगा। तो जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा? 5 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है? तो ये है इसका मेन, जिसे कहते हैं मेन चीज़ है ये, राइट? तो अब मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो अब इस ये जो हमने अभी निकाले हैं, इसमें जो हमारी कपल था, ये एडजेसेंट बैठ रहा था। हमें चाहिए नॉन एडजेसेंट, यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो टोटल है यानी कि 1, उसमें से इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कह रहा हूँ, 1 मिनट, 5 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, अरे नहीं यार, इंटू 6 थोड़ा था, इंटू 4 था ना, इंटू 4 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है? तो ये यार एक मतलब एक जिसे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग कह सकते हैं इसको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके अंदर? भाई हमें दे रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज बी सीटेड इन 2 वैन्स। अच्छा, हमारे को 2 वैन दे रखी हैं और हमारे को 3 गर्ल्स हैं और 9 बॉयज हैं, ठीक है? उनको 2 वैन में बिठाना है, ईच हैविंग नंबर्ड सीट्स, 3 इन द फ्रंट 4 एट दी बैक, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास एक इस टाइप की वैन है जिसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊँ तो 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 3 लोग तो यहाँ बैठ सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारा ड्राइवर बैठ गया, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। पहली 3 सीटें यहाँ पे हैं और 4 सीटें हमारे पास पीछे हैं। बहुत बड़ी वैन है हमारे पास, ठीक है? तो 7 लोग पहली वैन में बैठ सकते हैं। फिर सिमिलरली बिल्कुल जो दूसरी वैन है वो भी एग्जैक्टली ऐसी है। यहाँ पर लेट्स से स्टेयरिंग है इसका, ठीक है? ये पहली, दूसरी, तीसरी, फिर ये आपके 4 पीछे हो गए, इस तरीके से बोला गया, ठीक है? In how many ways can 3 girls and 9 boys be seated in 2 vans, each having numbered seats, 3 in the front and 4 at the back? How many seating arrangements are possible if 3 girls should sit together in a back row
और नाउ इफ ऑल द सीटिंग अरेंजमेंट्स आर इक्वली लाइकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गर्ल्स सिटिंग टुगेदर। अपने आप पढ़ो और अपने आप समझो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं वही कह रहा हूँ, धीरे धीरे अब तुम देखोगे तो मैंने अच्छे क्वेश्चन लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, तो और बढ़िया होंगे। बीच बीच में भी हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, अब धीरे धीरे लेवल और बढ़ेगा, है ना, थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। तो वही है यार, मेन मजा तो उसी में ही है कुछ भी कहो, राइट। तो 56 वाले को अपना ट्राई करके देखो जल्दी से। ये बल्कि हम लोग कर भी चुके हैं, फिर से मैं बोलूँगा, ये पता है ये क्वेश्चन फिर से कहीं ना कहीं उस वाले से मेल खाएगा। हम लोगों ने 3 घंटे 45 मिनट वाली वीडियो में मैंने जो डी अरेंजमेंट वाली, सॉरी डी अरेंजमेंट कह रहा हूँ, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट जो है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर कराया है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कि कुछ लोगों को तुम्हें वैन के अंदर बिठाना है। सबसे पहले पार्ट का आंसर दो जो कि सबसे सिंपल है कि इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज। 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज का मतलब क्या हो गया, टोटल 12 लोग हो गए, टोटल तो 12 लोग हो गए, ठीक है। फिर कैन बी सीटेड इन 2 वैन, 2 वैन है हमारे पास, ईच हैविंग नंबर्ड सीट, हर सीट पे नंबर लिखा हुआ है। फिर 3 इन द फ्रंट 4 इन द बैक, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो मेरी वैन है उसमें 7 सीट है और मेरे पास 2 ऐसी वैन्स हैं, यानी मेरे पास टोटल सीटें कितनी हैं, 14 सीट्स हैं मेरे पास। सीधी सीधी बोलूँ तो मैं 14 सीट्स हैं, वैन वैन छोड़ो तो हमारे पास 14 सीटें हैं, 12 लोग हैं। तो तुम 14 सीटों में से कोई भी 12 सीटें चुन लो, ठीक है, और फिर उनको 12 फैक्टर तरीके से बिठा दो। बस ये आंसर हो गया पहले वाले का। और कोई कंडीशन उसने दी नहीं है कि मैं कुछ सोचूं या कुछ चेंज करूं इसमें, कि ग्रुपिंग करूं या कुछ करूं, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अब नेक्स्ट वाले का फिर से सोचो, सोचा क्या करना है इसमें। वैसे ये भी बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर इन द बैक रो। तो बैक रो कौन सी हमारी, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी बैक रो है। तो ज़रा मैं इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ ज़रा बैक रो को, ठीक है। फिर से हमारे पास एडजस्टेंट के बारे में बात करी गई है, जो हमसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी एडजस्टेंट के बारे में बात करी गई थी। तो 3 लोगों को एडजस्टेंट बैठना है, तो या तो वो ऐसे बैठ जाए एकदम सट करके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 1 2 3 पे बैठ जाए या तो वो, या फिर वो इस वाले पे बैठ जाए, है ना, 2 3 4 में। बस यही तरीका है 3 लोगों को अगर बैठना है बैक रो पे, है ना, तीनों लड़कियों को हमें बैक रो में बैठाना है एडजस्टेंट होकर। तो या तो वो 1 2 3 में बैठ जाए या फिर वो 2 3 4 में बैठ जाए। दो तरीके हैं, दो केस है हमारे पास। अगर मैं एक भी केस ले लूँ, 1 2 3 वाला ले लूँ नेट से, तो इसमें मान लो एक यहाँ पर गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो अब ये तीनों अपने आप में भी घूम सकते हैं ना अरेंजमेंट के लिए। तो 3 फैक्टोरियल तरीका हो जाएगा इस वाले केस के लिए, इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। सो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। इतने तरीके से तो आपकी गर्ल्स बैठ गई, ठीक है, इतने तरीके से तो हमारी गर्ल्स बैठ गई। अब देखो हुआ क्या, अब हमें तो ये पता नहीं कौन सी बैक रो है, इस वाली वैन की है या फिर इस वाली वैन की है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 14 सीटें थी, 14 सीटों में किन्हीं कोई भी बैक रो हुई, किसी भी वैन की बैक रो हुई, उसमें 3 सीटें घर चुकी हैं। तो फिलहाल में 14 में से 3 सीटें हमारी गायब हो चुकी हैं, टोटल 11 सीटें बची हैं और 9 बॉयज अभी भी खड़े हुए हैं, उनको हमें बिठाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल है, बॉयज की तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो हम क्या बोलेंगे, 11 में से 9 आप चुन लो, क्या चुन लो, सीट चुन लो, और उसमें 9 फैक्टोरियल तरीके से लड़कों को बिठा दीजिए आप, ठीक है, सिंपल, राइट। अच्छा, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो इसके बाद, इफ ऑल द सीटिंग अरेंजमेंट आर इक्वली लाइकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गर्ल्स सिटिंग टुगेदर इन अ बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स, ठीक है। तो अगर मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक मिनट, ये मैंने क्या रिपीट कर दिया, वेट अ सेकंड, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। तो वो तो सही है ऑब्वियसली, हमसे ये बोला गया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं सारे के सारे अरेंजमेंट्स ले लूँ, सारे के सारे अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, वही वाले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाले थे, दैट इज 14 में से कोई भी 12 चुन लो और उसको 12 फैक्टोरियल तरीके से बिठा दो। ये टोटल तरीके हैं। इन टोटल तरीकों में से एडजस्ट वाले तरीके कौन से हैं, ये वाले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये लिख दो 14C12 12 फैक्टोरियल। ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि टोटल जो आउटकम्स हैं, एक तरीके से जो टोटल केसेस हैं, इतने तरीकों से वो 12 लोग बैठ सकते थे, उसमें से कि भैया लड़कियां बैक रो पे एडजस्टेंट बैठे हैं, वो ये वाले केस हो गए हमारे सारे के सारे। तो वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, उससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी इस इवेंट की। इनफैक्ट पता है क्या, उसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दे देता वो और सीधे सीधे ये पूछ सकता था। उसने बहुत तुम्हारा खैर कर लिया कि उसने तुम्हें अलग अलग ला के दिया कि तुम सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। पर मतलब अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो मैं इसको 3 4 लाइन भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कि बस मैं ये बोल दूंगा कि हाँ भाई 3 गर्ल्स हैं, 9 बॉयज हैं, 2 वैन है, वैन के अंदर 3 फ्रंट है, 4 बैक है। इतना तो मैं लिखूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें कैलकुलेट करो, ये करो, वो करो, बस इतना दे दूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। और फिर सीधे बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गर्ल्स सिटिंग टुगेदर इन अ बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट, खत्म, बस और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तब भी तुम्हें यही करना होगा, वो तो क्वेश्चन की मेहरबानी है कि उसने तुम्हें इतना मतलब दिया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, 57 पे आ जाते हैं। 5 persons entered द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस। ये भी मुझे याद आ रहा है, मैंने पीएनसी में कहीं ना कहीं करवाया है ये। सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली एंड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी कैन लीव द केबिन एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट। अच्छा जी, एक मिनट। 5 लोग घुसे हैं हमारे पास एक लिफ्ट के अंदर और ग्राउंड फ्लोर में घुसे हैं, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो वो घुस गए, एंट्री मारी उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के अंदर। उसके बाद फ्लोर नंबर 1 होगा, फिर फ्लोर नंबर 2 होगा, फिर ऐसे करते करते फ्लोर नंबर 8 तक होगा ऊपर, है ना, ऊंची बिल्डिंग है हमारे पास।
Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor beginning with the first. अच्छा, तो वो कहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया जिसने पहले वाले में छोड़ी उसको कोई उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अच्छा 8 फ्लोर बिल्ड, अच्छा 8 फ्लोर हाउस बोला उसने, अगर 8 फ्लोर हाउस बोला तो फिर ग्राउंड फ्लोर तो इसी के अंदर आ जाएगा ना, तो ये 7 फ्लोर तक जाएगा इसका मतलब। बढ़िया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 पर्सन लीविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स। अच्छा 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 अच्छा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि सबके सब एक ही फ्लोर पर उतर जाए, हो सकता है 3 लोग एक फ्लोर पर उतरे, कोई एक आदमी किसी और फ्लोर पर उतरे, बचा हुए कोई एक फ्लोर पर उतर जाए, तो 3 फ्लोर में पूरी लिफ्ट जो है वो हमारी खाली हो गई। हमें तो मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे भाई हमारे पास कितने लोग, कितने हैं, हमारे पास 5 लोग हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास 5 लोग हैं। अगर मैं पहले आदमी को बुलाऊं, उससे बोलूंगा भाई तू कौन से फ्लोर पर उतरेगा, तो उसके पास कितने ऑप्शन है, वो फ्लोर नंबर 1 से लेकर के फ्लोर नंबर 7 तक कहीं पर भी उतर सकता है, तो उसके पास 7 ऑप्शन है। अगर मैं दूसरे आदमी को बुलाऊं फिर उसके पास भी 7 ऑप्शन है, ऐसे करते करते 5 लोग हैं, तो 7 की पावर 5 इतने तरीकों से लोग उतर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया मेरा 7 की पावर 5, ठीक है। लेकिन लेकिन अब जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जो हमारा इवेंट है, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि पांचों जो लोग हैं वो डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरे। ये सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है कि डिफरेंट फ्लोर पे उतरे। पीएनसी में से उसने ये पूछा था कि वो डिफरेंट फ्लोर पे उतरे, ऐसा कितने तरीके से हो सकता है। तो बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास 7 फ्लोर्स हैं, इन 7 में से कोई भी 5 चुन लो और उनको 5 लोगों में बांट दो, खत्म, हो गया काम। 7c5 × 5 फैक्टोरियल, 7c5 × 5 फैक्टोरियल। तो तुम देख पा रहे हो वही सिंपल बेसिक कंसेप्ट है, बस उसको घुमा घुमा के लिखने का तरीके हैं, बस सिंपल। और उससे क्वेश्चन देखने में लगेगा कि भैया प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया इस बार आपका जेई एडवांस में, एंड बढ़िया है, बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या बकवास है, वही सेम घिसे पिटे क्वेश्चन, पर मज़ेदार तो है पीएनसी में बस ये मज़ा आता है ना, मतलब ये जो पूरा सेक्शन है आपका कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला, इसमें ये तो है कि कुछ भी कैलकुलेशन वैलकुलेशन है नहीं ज़्यादा, बस मज़ेदार वाली चीज़ें हैं इसमें। चलो अभी देखते हैं। n persons are seated on a round table. What is the probability that two named individuals will be neighbors? ये बताओ इसमें आएगा मजा, बताओ चलो। ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सर्कुलर टेबल यहाँ पे आ गया, क्योंकि राउंड टेबल है, दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर सर्कुलर परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें ये पढ़ते हैं कि अगर एक सर्कल है, और मतलब एक सर्कल है और उसमें अगर हमें n लोगों को बिठालना है, तो ये n-1 फैक्टोरियल तरीकों से हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे बेसिक जो फॉर्म है हम वो यूज़ करने वाले हैं कि भाई एन लोगों को तुम्हें सीट मतलब बिठाना है एक राउंड टेबल पे, तो टोटल अगर मैं बोलता हूँ सैंपल स्पेस, तो वो कितना हो गया n-1 का फैक्टोरियल। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। उसमें उसने मुझसे बोला कि टू नेम्ड इंडिविजुअल्स विल बी नेबर। अगर मैं कोई भी रैंडमली 2 लोगों को उठा लूँ, किन्हीं 2 लोगों का नाम ले लूँ, तो वो 2 लोग साथ में बैठे होंगे, एडजेसेंट बैठे होंगे, नेबर्स होंगे। नेबर मतलब कि अगर ये राउंड टेबल है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो उसके साइड वाला बंदा, ठीक साइड वाला बंदा, तो ये दोनों एक तरीके से एक पैकेट में बंद कर सकता हूँ मैं इनको, एक स्ट्रिंग की तरह। तो अगर अब मैं देखूँ, तो भाई एन लोग बैठे हैं पूरी टेबल पे, उनमें से मैंने 2 लोगों को एक पैकेट में डाल दिया, तो अब टोटल मतलब कितने लोग बैठे हुए हैं, n-1 लोग बैठे हुए हैं। अब n-1 लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n-2 फैक्टोरियल। हमेशा अगर n है तो n-1 हो जाएगा, n-1 है तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। तो n-2 फैक्टोरियल तरीके से मैं इतने लोगों को अरेंज कर सकता हूँ। अब ये जो 2 लोग हैं अपने आप में भी घूम सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है कि देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस्ड एनवलप्स। Find the probability that all letters are not dispatched on sorry on are not dispatched in right envelopes. बताइए भैया कैसे होगा ये वाला, बोलिए, बता दूं चलो। देखो हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि भाई हमारे पास 4 लेटर हैं, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4। हमारे पास 4 एनवलप्स हैं जिसमें ये लेटर डाले जाएंगे, एनवलप नंबर 2, E3 और आपका E4। तो L1 को अगर मैं E1 में डाल दूंगा तो मैं कहूँगा हाँ तुमने सही डाला है, L2 को E2 डाल दो, L3 को E3 में, L4 को E4 में। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया दैट वुड बी द करेक्ट वन, है ना। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल एकदम कहते हैं एग्जैक्ट करेक्ट वे जिसको बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही करा तुमने, वो तो सिर्फ एक ही है, एक तरीके से कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये एक तरीका है इसको करने का, एंड दैट इज द ओनली करेक्ट वे। अब उसने क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्पैच्ड इन राइट एनवलप। इसका मतलब क्या है कि सब सब सही नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि L1 जो है वो E2 में घुस जाए और L2 जो है वो E1 में घुस जाए। हाँ L3 और L4 तो चलो अपनी जगह सही बैठे हुए हैं, पर L1 और L2 ने बदमाशी कर दी। या फिर हो सकता है कि L1 और L3 ने बदमाशी कर दी, या लेट्स से L2 और L4 ने गड़बड़ कर दी, बाकी L1 और L3 सही है। या फिर हो सकता है कि 3 लोगों ने गड़बड़ कर दी, वो तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगी फिर तो ठीक है। मतलब क्या कि L1 को लेट्स से E3 में डाल दिया, L3 ने इसमें डाल दिया,
3 तो कर ही नहीं पाएंगे ना। मतलब जैसे मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा अगर तुम दिमाग में रखो कि कम से कम एक तो गलत हो ही जाए, और अगर एक गलत होगा तो 2 गलत ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वो तो कॉमन सेंस है। हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है दिमाग में कि अगर मैं जो टोटल इसमें बन सकते हैं भाई चार, ये बता अल्टीमेटली तुम क्या कर रहे हो, L1 L2 L3 L4 को 4 एनवलप में डाल रहे हो, यानी कि 4 लोगों को 4 कुर्सियों में बिठा रहे हो, यानी कि 4 चीजें घूम रही हैं। तो वो 4 फैक्टोरियल तरीकों से हो सकता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक तरीका है जिसमें चारों एकदम सही बैठ रहे हैं, तो मुझे उस एक परफेक्ट सिनेरियो से नफरत है। मेरा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है भैया सब नहीं पहुंचनी चाहिए सही जगह पे, तो बस मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, उसमें से मैं ये वाली की प्रोबेबिलिटी हटा दे रहा हूँ, तो 4 फैक्टोरियल, और उसके ऊपर सिर्फ फेवरेबल आउटकम कौन सा है, एक, जिसमें सिर्फ एक करेक्ट है। तो अगर मैं ये वाला केस इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे को सिंपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे को, अब किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, अब मेरे को उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मिलेगी जिसमें कम से कम 2 लेटर तो आपके गड़बड़ कर ही रहे होंगे। एक्चुअल में तो मैं बोलूंगा कि यार एटलीस्ट 1, कि यार एक लेटर तो गड़बड़ कर ही रखा होगा, पर तुम सोच के देखो अगर L1 E2 में घुस गया तो ऑटोमेटिकली L2 को E1 में घुसना पड़ेगा, तो 2 तो गड़बड़ करने ही करने हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही रही होगी, क्योंकि मैंने जो एग्जैक्ट करेक्ट गिव था उसको हटा दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। और बाकी लेटर एनवल्फ तो हम देखते रहते हैं, इसमें क्या है यार, इतने टाइम से देख रहे हैं। खैर ईच, हाँ अब ये कुछ अलग ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इसको जान पूछ के टाइप वाइज नहीं रखा है, वरना मैं तो क्या है, तुम्हें पता ही है मैं क्या कितना टाइप वाइज कर करके चीज़ों को सिंपल कर देता हूँ तुम्हारे लिए। पर मैंने काफ़ी तक कोशिश ये करी है कि एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ ही रहें, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रोबेबिलिटी पीएनसी में ज़्यादा टाइप वाइज करने का फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि मेन फंडा तुम्हें क्लियर है, पॉइंट वो है बस, मेन फंडा क्लियर है मैं भैया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें किस तरीके से चीज़ों को दिखाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं शो करूंगा उसी तरीके से तुम समझ जाओगे चीज़ों को, है ना। अगर मैं तुम्हें 15-20 क्वेश्चन करा के निकल जाता तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता क्योंकि वो मुझे पता है कि कितना बड़ा धोखा होता है, हर साल होते हुए आ रहा है और अभी भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें देखा है ईच कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 is determined by throwing an ordinary 6-phased die। अच्छा जी, क्या बोलना चाह रहा है ये बंदा, है ना, कि हमारे को देखा है ax square plus bx plus c equals to 0, उसका जो हर एक कोएफिशिएंट है वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं एक डाई को थ्रो करके। पहले तो मैं बताऊं, डाई को अगर मैं थ्रो करता हूँ तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। तो अब तुम सोच के देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं एक डाई को फेंक रहा हूँ तो ए बी सी जो होंगे वो हमेशा इसी साइड में होंगे, ए बी सी जो होंगे वो हमेशा इसी के कोई पार्ट होगा, हो सकता है ए जो है वो 2 हो जाए, बी जो है वो 5 हो जाए, लेट्स से सी जो है वो 6 हो जाए, इसी टाइप का कुछ होगा। तुम्हें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं, इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं भैया, जब डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तब उसके रियल रूट्स होते हैं, राइट। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहे हैं, ये चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ है जो इसमें हम नोटिस कर सकते हैं। खैर मतलब क्वाड्रेटिक बेसिकली हम यहाँ पे लगा रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर जो होना चाहिए वो आपका 4ac से बड़ा होना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है। चलो ये एक हिंट हो गया इसको स्टार्ट करने का। अब बाकी तुम अपने आप सोचो, प्रोबेबिलिटी का ये मतलब क्वेश्चन है, कैसे हम डाई को फिर हम क्वाड्रेटिक को किस चीज़ से जोड़ लें, मतलब नेचर ऑफ रूट्स भी आ गया, सिंपल क्वाड्रेटिक भी आ गया, और आपका डाई भी आ गई, प्रोबेबिलिटी भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो अपने आप, मतलब मजा आएगा जब करोगे ना इसको, तो लगा हाँ यार कुछ किया, अब मजा आया, कुछ कुछ हुआ हमसे। हाँ भाई, तो कुछ किया क्या लग रहा है, कैसे होगा, क्या लग रहा है, क्योंकि देखो भाई ऐसा है, ए बी सी जो है भैया वो होगा तो इसी में से ही 1 से लेकर के 6 तक होगा, और मुझे दे रखा है कि बी स्क्वायर जो है वो 4ac से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब तुम सोचोगे कैसे इस चीज़ को, मैं पहले इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, और जो हमें दिखना चाहिए इस टाइम पर वो यहाँ लिखता हूँ कि बी स्क्वायर जो है वो हमारा फिलहाल में 4ac से या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो मैंने सोचा यार ये ए सी जो है ये क्या क्या हो सकता है ना। तभी तो मैं बता पाऊंगा कि बी स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। लेट से मैंने बोल दिया कि ए सी जो है, कल को मैंने बोल दिया कि ए सी जो है वो 2 के बराबर है, लेट से, ठीक है। 2 के बराबर कैसे हो सकता है, मान लो ए जो है वो 1 हो जाए और सी जो है वो 2 हो जाए, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो बी स्क्वायर जो है उसको 8 से या तो बड़ा होना पड़ेगा या तो बराबर होना पड़ेगा। अब बी स्क्वायर 8 के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर 8 नहीं होता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर तुम्हें चाहिए तो बी स्क्वायर पक्का 8 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो 9 आ जाएगा, राइट। तो क्या बी इक्वल टू 3 चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि 9 बड़ा होता है। क्या 4 चल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो ये भी चल जाएगा।
5 डालोगे तो 25 आएगा, तब वो भी चल जाएगा। 6 डालोगे तो वो भी चल जाएगा। 7 डालो, 7 डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हमें 1 से लेकर 6 तक में ही खेलना है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और सी के हिसाब से क्या हो गया 2, और बी के हिसाब से क्या हो गया 3 4 5 6। इसके हिसाब से अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 2 होगी, या ए की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब इससे हम क्या समझे? इससे हम ये चीज़ समझ गए कि ए की कितनी वैल्यू है। मतलब ए के पास कितने हैं? 1 2, फिर हमारे पास ये 3 4 5 6, 2 1 3 4 5 6, है ना? कितने केसेस बन रहे हैं, कितने केसेस बन रहे हैं, समझ पा रहे हो तुम सोच के देखो। ए और सी में कितने तरीके से घूम रहा है वो? 2 तरीके से, राइट? फिर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो टोटल केसेस कितने बन गए? 2 इंटू 4 यानी कि 8 आउटकम्स ऐसे हो सकते हैं। 8 आउटकम्स अगर तुम्हें लिख के दिखाऊं तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक हो सकता है 1 2 3, है ना? कौन सा वाला देखो? 1 2, अच्छा 3, एक मिनट। अगर मैं ए बी सी की बात कर रहा हूँ तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3। फिर दूसरा क्या हो सकता है? 1 4, है ना? मतलब बी हो सकता है 4 हो जाए, या फिर इनको तो 1 और 2 ही रहने दो। बी हो सकता है 5 हो जाए, या फिर 6 हो जाए। 4 तो यही हो गए। फिर बिल्कुल इसी के ऑपोजिट, यानी कि 2 1 और बाकी पूरा सेम टू सेम 3 4 5 6 और 2 1 2 1 2 1। तो ये हमारे 8 आउटकम्स ऐसे आ जाएंगे, राइट? तो हमें ऐसे गिनने पड़ेंगे सारे के सारे। तो ये तुम्हें अपने आप अब सोचो बैठ के। अब मैंने तुम्हें अच्छे से आइडिया दे दिया है। यस, हमें इसमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बन जाता है अपने आप ही, मतलब। लेकिन मजे की बात क्या है, ये तुम्हें बोर्ड लेवल की बुकों में मिल जाएगा, है ना? तुम्हारी आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, इस तरह की जो बुक्स हैं उनमें मिल जाएगा तुम्हें। वैसे बोर्ड में आने के चांसेस तो बहुत ना के बराबर रहते हैं, पर फिर भी एक कंसेप्ट को समझाने के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। पर इनके ओरिजिन जो होते हैं, कभी भी तुम्हें इतने लंबे क्वेश्चन ना तो जेई में आएगा ना कभी आएगा। पर वही है ना कि अगर तुम्हें तुम सोच पा रहे हो क्वाड्रेटिक का मिक्सचर अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी के साथ देखने को मिल रहा है, तो जेई वाला क्या कर सकता है ना, वो लेट्स से डाई की जगह उसने क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि एक सिक्का उछाल लो जिसमें टॉप पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो केसेस ना के बराबर रह गए भाई। 1 2 3 4 5 6 में सिर्फ 1 और 2 रह गया, पर केस तो सिंपल रह गया। पर एक सिनेरियो तो वही है ना, सेम टू सेम। तो अगर सिनेरियो सेम है तो जेई वाला पूछ लेगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है? वो तो कंसेप्ट घुमा फिरा के पूछ ही लेगा अगर उसे पूछना होगा तो, ठीक है? तो हमारा काम क्या है, हमें इसमें नहीं देखना कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन है, क्या फायदा आएगा थोड़ी कोई, ये क्या बात हुई। अरे कंसेप्ट तो आ सकता है, हो सकता है कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दे दे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बैठे ही इसलिए हैं अपना दिमाग लगाने के लिए, ठीक है? तो हमने पहले एसी के बारे में सोचा कि हमारा एसी मिनिमम क्या हो सकता है। भाई एसी क्या हो सकता है? अगर तुम सोच के देखो, ए और सी हो सकता है, ए जो है वो 1 हो जाए और सी जो है वो भी 1 हो जाए, है ना? तो मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? अच्छा ये सोच के देखना जरा एक मिनट। अगर मैं ए और सी के बारे में सोच रहा हूँ तो ये बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? 6 इंटू 6 36। तुम्हें सच में लगता है मैं 1 से 36 तक केसेस बनाऊंगा? सोचो सोचो सोचो। सोचा? कुछ सोचा? नहीं सोचा। देखो लेट्स से किसी ने ये बोल दिया कि मान लो ए जो है वो भी 6 है और सी जो है वो भी 6 है, ठीक है? दैट मीन्स कि ए सी कितना हो गया? ए सी हो गया 36। मैंने कहा अगर ए सी 36 हो गया तो जरा 4 ए सी सोच के देखो कितना हो जाएगा। 4 ए सी हो गया 4 इंटू 36, यानी कि सोच पा रहे हो तुम? 144 हो गया ये, 144। 144 का मतलब समझ रहे हो कि बी स्क्वायर जो है उसको तो भाई साहब 4 ए सी से या तो बड़ा होना है या बराबर होना है। पर हमको पता है कि यार बी स्क्वायर कौन सा बड़ा चीज़ है। बी स्क्वायर जो होगा उसमें बी कहाँ से होगा? मैक्सिमम 6 हो सकता है वो। तो बी स्क्वायर की मैक्सिमम औकात कितनी है? 36। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो 4 ए सी है वो 36 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अगर 36 से छोटा होना है तो अगर 4 ए सी को अगर मैं 36 के थोड़ी देर के लिए बराबर मान लूँ, दैट मीन्स कि ए सी कितना हो गया? 9 हो गया। तो ए सी अगर 9 से बड़ा निकल गया, लेट्स से ए सी तुम्हारा 10 हो गया, तो गड़बड़ हो गई वहीं की वहीं। क्योंकि अगर ए सी 10 हो गया तो 40 हो जाएगा, 4 ए सी कितना हो जाएगा? 40। और बी स्क्वायर की मैक्सिमम कितनी जाती है? 36। तो वो तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, ये तो कभी इनक्वालिटी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हम क्या समझे कि ए सी जो है वो 9 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? ए सी हमारा 9 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये जो क्वालिटेटिव डिस्कशन जो हमने रब कर दिया, ये ऐसा नहीं कि तुम रब कर दोगे, तुम ये हर चीज़ लिखोगे, वरना दिमाग में आता रहेगा यार ये 36 तो क्यों नहीं करा इसने, सारे केसेस क्यों नहीं बनाया इसने। समझ में आ गई बात? तो ए सी क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है? और आपका आखिरी में 9 भी हो सकता है। अब देखो, अगर ए सी 1 हो गया तो ए क्या हो सकता है और सी क्या हो सकता है, ये तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है? और फिर बी स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा और फिर बी को क्या होना पड़ेगा, ठीक है? इस समय ए बी सी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है? और फिर तुम्हें बताना है कि अगर ए सी 1 हो गया तो हमारे को उसके लिए टोटल हमारे इवेंट्स कितने बने, है ना? जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स जिसको हम गिनने वाले हैं, ठीक है? तो बताओ। अच्छा हमने अभी तक सैम्पल स्पेस तो निकाला ही नहीं है वैसे। सैम्पल स्पेस निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है भाई? ए बी सी के पास क्या चॉइस है? ए जो है वो 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो इसके पास भी 6 चॉइसेस हैं। फिर जो बी है वो भी 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, उसके पास भी 6 चॉइसेस हैं। सी के पास भी 6 चॉइसेस हैं, यानी कि 6 का क्यूब दैट इज 216। तो टोटल जो इवेंट बन सकते हैं, यानी कि ए बी सी का अगर मैं ट्रिपलेट देखूँ, तो अगर मैं देखूँ एक तरीके से तुम कर क्या रहे हो, तो मैं इन 6 में से 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, ये समझ लो तुम। तो कोई बोलेगा ये कर लेते 63,
ना ना ना, इसमें बहुत गड़बड़ है। ये मैं समझा चुका हूँ डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है ना, कि 63 और 216 में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, क्योंकि 63 में क्या होगा कि तुम हमेशा डिस्टिंक्ट वाले चुन रहे होगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। 6 इंटू 6 वाले में क्या रिपीटेशन अलाउड है, 1 इंटू 1 सॉरी 1,1,1 भी हो सकता है, ठीक है। खैर मतलब ऑब्वियसली इस कंडीशन के साथ नहीं हो सकता, पर अगर मैं टोटल देखता हूँ तो हो ही सकता है ना। अब जो ये कंडीशन है वो क्या है कि बी स्क्वायर जो 4ac से बड़ा होना चाहिए। अगर तुम इसके हिसाब से देख रहे हो 6 इंटू 6 तो ये जो 216 है इसके अंदर आपका 2,2,b इंक्लूडेड होगा। पर तुम डाल के देख लो यहाँ पर भाई 2,2,2 के हिसाब से क्या हो गया 4ac, यानी कि 4 इंटू 2 और बी स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। क्या ये इससे बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये जो ट्रिपलेट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम बेसिकली वो निकाल रहे हैं जो इस कंडीशन को करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और वही हमारे फेवरेबल इवेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो अब निकालते हैं एक एक करके। तो अगर ए सी मेरा 1 हो गया तो ए क्या होगा 1 होगा, और सी क्या होगा वो भी 1 होगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मैंने बी स्क्वायर नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले 4ac निकालना चाहिए, तभी तो मैं बी स्क्वायर निकाल पाऊंगा। भाई मेरा 4ac क्या आएगा, 4ac क्या आएगा, देखो 1 आ गया यहाँ पर। तो मेरा ac अगर 1 है तो 4ac क्या हो गया 4 हो गया। तो जो मेरा बी स्क्वायर है उसको 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो बी स्क्वायर है उसको 4 से बड़ा होना चाहिए। अब बी स्क्वायर क्या होता है आपका, 4 से बड़ा क्या हो सकता है भाई, बी स्क्वायर का क्या क्या होता है 1 4 फिर 9 फिर 16 25 एंड आपका 36, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स जो मेरा बी है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। इनफैक्ट सॉरी सॉरी, बी स्क्वायर जो 4ac के बराबर भी हो सकता है। तो हमारा क्या 4 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 4 के मतलब 4 के बराबर डेफिनेटली वो हो सकता है, ठीक है। तो 4 9 16 25 30 36, इसके लिए क्या क्या हो सकता है, 4 के लिए क्या होना चाहिए 2, 9 के लिए 3, 16 के लिए 4, 25 के लिए 5 और 36 के लिए 6, ठीक है। तो अब मैं अब ये अगर मैं इवेंट गिनना चाहूँ तो इवेंट कैसे गिनेंगे भाई, ए जो है उसके पास सिर्फ एक चॉइस है 1, सी के पास सिर्फ एक है तो 1 इंटू 1, फिर जो बी है उसके पास कितनी चॉइसेस है 5, तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए 1 इंटू 5 यानी कि 5 इवेंट्स हमारे पास टोटल हो गए। कौन कौन से ट्रिपलेट बनेंगे 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, ऐसे 5 ट्रिपलेट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला इवेंट मतलब पहला केस हो गया जिसमें ए सी जो था वो 1 था। अब लेट से ए सी मेरा 2 हो गया। अगर ए सी 2 हो गया तो अब ए सी अगर 2 हो गया तो फिर ए क्या हो सकता है 1 हो सकता है, और सी जो होता है वो हो सकता है 2 हो जाए, या फिर हो सकता है ये 2 हो जाए ये 1 हो जाए, राइट। दोनों ही केसेस में जो 2 अगर 2 हो गया तो 4ac क्या होगा 8 होगा, तो बी स्क्वायर क्या क्या हो सकता है 9 हो सकता है 16 हो सकता है ना, 25 हो सकता है 36 हो सकता है, राइट। तो फिर उसके हिसाब से 9 के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 6। तो अब देखो ए के पास कितने चॉइसेस हैं 2, सी के पास कितने चॉइसेस हैं 2 और बी के पास कितने चॉइसेस हैं 4। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के। क्योंकि अगर तुम देखो तो अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँगा, किसी ने बोल दिया ए है हमारे पास, सी है हमारे पास, बी है, ए के पास कितने चॉइसेस हैं 2, सी के पास कितने चॉइसेस हैं 2, इसके पास कितने चॉइसेस हैं 4, तो हो सकता है कोई भला मानुष ये बोल दे 2 इंटू 2 इंटू 4, और वो हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 करते ही तुमने पता क्या बोल दिया, तुमने 4 पेयर बोल दिया, पता कौन कौन से 1,2 2,1 1,1 2,2, ये तुमने बेवकूफ़ी बोल दी यहाँ पर, क्योंकि 1,2 साथ में है ये, तो ये 2 ही है, तो ए सी को तुम एक मान के चलो, एक सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ए सी टोटल कितने हो सकते हैं 2, और बी के पास कितने हैं 4, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 2 इंटू 4 दैट इज 8 इज द इवेंट, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 4, इस वाले में लिख सकते हो 1 इंटू 5। अब ये 2 इंटू 4 8 कौन कौन से होंगे 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, फिर ऐसी 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6, ऐसे हमारे पास 8 आने वाले हैं। अब मैं इसके आगे के थोड़े लिख दे रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, मेरा बहुत अच्छे से टाइम वेस्ट हो, कि मेरे को बहुत देर लगती है वीडियो बनाने में इस मात्र चक्कर में। पहले मैं लिख लेता हूँ 3 वाले केस लिख लेता हूँ। लिए देखो 3 अगर मैं देखता हूँ तो 3 के लिए क्या बन सकता है 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1, तो दो ही केस बन सकते हैं। फिर 3 इंटू 4 क्या होता है 12, तो 12 से बड़े मेरे को बी स्क्वायर ढूंढने हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं 16 25 और 36, यानी कि 16 का क्या हो जाएगा 4, 25 का 5, 36 यानी कि 36 का कितना हो गया 6 हो गया, राइट। तो 3 हमारे पास बी के पास ऑप्शन है और ए सी के पास कितने हैं 2 ऑप्शन है, तो 2 इंटू 3 आपके यहाँ पे 6 बन जाएंगे, 6 हमारे पास इवेंट्स आ जाएंगे 2 इंटू 3 के, ठीक है। तो ये मेरा 3 वाला केस हो गया। आ जाओ भाई, अब आ जाते हैं 4 वाले केस पे। तो 4 वाले केस में क्या हो रहा है भैया 1 इंटू 4 4 इंटू 1 2 इंटू 2, 3 पेयर बन सकते हैं ए सी के। फिर 4ac का क्या होगा 4 इंटू 4 यानी कि आपका 16 आ जाएगा। अब 16 से बड़े हो या फिर बराबर हो, तो 16 खुद खुद में ही एक होल स्क्वायर है जो कि है 4 का, तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 16 हो सकती है, या फिर 25 हो सकती है, या फिर 36 हो सकती है। अच्छा जी, तो 16 के लिए क्या आएगा 4, 25 के लिए आएगा 5, 36 के लिए क्या आएगा 6 आएगा। तो 4 5 6, तो बी के पास कितने ऑप्शन है 3, इस बार ए सी के पास भी कितने ऑप्शन है 3, तो 3 इंटू 3 9 हमारे पास आ गया 3 इंटू 3,
ठीक है, तो 9 हमारे इवेंट तब आ जाएंगे जब अगर ए सी जो है वो 4 हो गया। अगर ए सी 5 हो गया तब क्या आंसर आएगा? अगर ए सी 5 हो गया तो 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो 4 इंटू ए सी क्या होगा भाई? ए सी क्या है? 5 है, तो 4 इंटू 5 20 हो गया। अब 20 से बड़े क्या हो सकते हैं? 25 और 36, यानी कि 5 और 6। तो उसकी वजह से मेरे पास क्या आएगा? 2 तो यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा, तो 2 इंटू 2 4 हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 6 के लिए आ जाओ। 6 के लिए क्या होगा? 6 के लिए क्या क्या आ सकता है? 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 4 पेयर बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, और 4 इंटू ए सी क्या होगा? 4 इंटू 6 यानी कि 24। 24 से बड़े या बराबर? बराबर तो हो नहीं सकता, तो बड़े होंगे, दैट इज 5 और 6। तो 2 यहाँ पर आ गया, 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो 8 हमारे पास इवेंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना है 9 तक। ठीक है, अब 7 वाला तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 7 को देखता हूँ तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 और 7, या फिर 7 इंटू 1। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए बी सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 6 तक हो सकता है, राइट? 7 तक तो जा ही नहीं सकता वो। तो अगर वो 7 तक जा ही नहीं सकता तो ये वाला तो केस ही खत्म हो गया सारा का सारा। तो लोग ना यहीं रुक जाते हैं, ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि 8 जो है उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है भाई। अगर 8 जो है, जरूरी थोड़ा ना इसको मैं 1 इंटू 8 करूँ भाई। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? या तो मैं 1 इंटू 8 कर लूँ, या फिर मैं 2 इंटू 4 कर लूँ, है ना? ये भी तो कर सकता हूँ, तो मैं दो पैर ये वाले बना सकता हूँ ना, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, है ना? इसको तो कोई नहीं रोक सकता। फिर 4 ए सी क्या हो जाएगा? 4 इंटू 8 यानी कि 32। अब 32 2 से बड़ा तो सिर्फ एक ही है, बी स्क्वायर कौन सा? 36, दैट इज बी जो होगा वो 6 होगा। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, 2 इंटू 1, 2 हमारे इवेंट हो गए, यहाँ पे सिर्फ 0 ही हमारे इवेंट्स हुए थे। ठीक है, अब 9 की बात कर लेते हैं। 9 में क्या रहेगा? 1 इंटू 9, 9 इंटू 1, या फिर सिर्फ एक बचता है 3 इंटू 3, है ना? तो ए 3 हो जाए, सी भी 3 हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब 9 इंटू 4 कितना होता है? 36, तो ये तो बराबर ही हो सकता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए सी वाला केस बनेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, सिर्फ एक ही बनेगा, 3 3 6, दैट इज दी ओनली केस पॉसिबल। ए सी बी के लिए ए 3 हो जाए, सी 3 हो जाए, और आपका बी 6 हो जाए। अब गिनते हैं कि टोटल कितना हो गया। ठीक है, टोटल कितने इवेंट आ गए, कितने फेवरेबल इवेंट्स आ गए? 5 प्लस 8, दैट इज 13, 13 प्लस 6 19, 19 और 9 सॉरी 28, 28, 28, 32, ये हो गया 40, फिर ये हो गया 43 हो गया। ठीक है, तो अगर इनको जोड़ लेता हूँ तो मेरे जो फेवरेबल इवेंट्स हैं, फेवरेबल इवेंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ए सी, वो कितने हैं? 43 है। और टोटल कितने थे? 216। उसमें से हमने देखा कि रियल अगर मुझे चाहिए, कोई रियल रूट्स चाहिए, तो उसके ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कोएफिशिएंट्स जो बनने चाहिए, ऐसे 43 हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 43/216। दिस इज द आंसर ऑफ दिस ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन 60। ठीक है, आई होप सो मजा आया होगा इस बारे में। अब यार ये वाला जो क्वेश्चन है 61st, ये 60 का ही घुमा हुआ फॉर्मेट है। एक बार अपने आप ट्राई करके देखो, तुमसे हो जाएगा ये वैसे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा। हमें दे रखा है दो नंबर दे रखे हैं हमें, बी और सी, और बोला गया है इनको हम चूज कर रहे हैं इस सेट में से। जैसे हमें बोला था ना कि डाई को फेंक रहे हैं तो 1 से 6 तक चूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर 1 से 9 तक चूज कर सकते हैं। भाई साहब, तो ये और लंबा हो गया अब तो। ठीक है, तो हम बी और सी दो नंबर चूज करेंगे 1 से 9 तक। हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि बोला ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। और जब मैं जैसे ही मैंने ये बोला कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, तो मैं ये बात तुरंत याद आ जानी चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो ये हमेशा अबव है, एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है। तो ऐसा सिर्फ तब होता है जब ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और डी जो है वो लेस देन जीरो है ना? याद आ गया होगा अगर ढंग से पढ़ाई करिए तो, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये बोला है। तो यहाँ पर ए तो है ही नहीं, यहाँ तो 1 है, तो ए तो ऑब्वियसली क्या हो गया? 1 हो गया, और 1 हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। अब बात रही डी की। अब डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ए तो है नहीं, तो 4ac यानी कि 4 इंटू 1 इंटू सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये लेस देन जीरो होना चाहिए, दैट इज बी स्क्वायर जो है वो लेस देन 4c होना चाहिए। तो इस बार ये कंडीशन बन रही है। तो बाकी इस पूरी चीज़ को हटा देते हैं, क्वाड्रेटिक का पार्ट बस इतना था। ठीक है, बी स्क्वायर इज लेस देन 4c, बी स्क्वायर इज लेस देन 4c। ठीक है, ये चीज़ हमें यूज़ करनी है, और इसके बेसिस पे हमें फिर से वही अपना टेबल वेबल का हिसाब किताब करना पड़ेगा। फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जैसे वहाँ पे पिछली बार तो ए सी था, तो वो फिर भी बहुत सारे केसेस बन रहे थे। इस बार तो सिंपल सी है, तो मैं सी के लिए सोच सकता हूँ, सी के कोरस्पॉन्डिंग में बी के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट और। इस बार ना ये जो अभी आया था हमारा जे एडवांस 2020, इसमें भी एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, जो हम लोग आगे मतलब उस चीज़ को पढ़ते हैं, कंसेप्ट को, कंडीशनल या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का था, वो मैंने देखा नहीं है अभी। लेकिन उसमें भी क्वाड्रेटिक का यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
मतलब उसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट ही था कि अल्फा और बीटा करके कुछ रूट्स दे रखे थे उसमें, मतलब उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाया था, उसके बाद बोला था कि इसमें कुछ ऐसा फलाना फलाना जो भी चीज़ दे रखी थी, और बोला था कि इसमें अगर मैं अल्फा बीटा रूट्स ले आऊँ जिसमें कि वो रियल हो, कि इस टाइप से कुछ दे रखा था, तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट का ही लॉजिक लगाना था उसके अंदर। ठीक है, तो ये कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं कि जो कि भैया बहुत ऑब्सोलेट कंसेप्ट है, समझ रहे हो ना, कि जेई अभी पूछा उसने, बिल्कुल 2020 में पूछा है। अगर उसने 2020 में पूछा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि 60 और 61 की कितनी वैल्यू है। अभी मैं इस टाइप के क्वेश्चन और भी कराने वाला हूँ, पर मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने इस बार टाइप में नहीं बांट रखा है। इस बार हर क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा इन 129 क्वेश्चंस के अंदर, पर आगे पीछे मिलेगा जान पूछ के, जैसे कि तुम्हारा रिवीजन होता है साइड बाय साइड। ये इतना टफ कंसेप्ट नहीं है कि इसको मैं तुम्हें बहुत ही कहते हैं केयरफुल होकर खेलूँ। मैं तो तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम फ्री होकर खेलो, मतलब जहाँ क्वेश्चन आया अपने अपने ने पूरा दिमाग लगा दिया उस पर, है ना। ये नहीं सोचना अच्छा यार ये इस टाइप का था उस टाइप का था, वो चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री हो गई, है ना, सीक्वेंस सीरीज हो गया, उसमें फिर भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया, उसमें बहुत ज़रूरी था टाइप वाइप में, क्योंकि वो एल्जेब्रिक चीज़ है ना। पर ये इतना एल्जेब्रिक नहीं है, ये लॉजिक ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसमें क्या टाइप में बांटना है, तो मजे उठाओ तुम, सिंपल। खैर, तो अब सी जो है वो क्या हो सकता है, सी जो है वो 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। फिर उसने बोला विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट को समझते हो, कि अगर मैंने लेट से मैंने बोल दिया कि सी जो है वो लेट से 3 है, तो मैंने 3 सी को दे दिया, पर मैंने वापस 3 रख भी दिया है इसी सेट के अंदर। मतलब क्या कि बी जो है वो भी 3 हो सकता है, मतलब 3,3 जो है वो पॉसिबल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि थैले के अंदर से तुमने बॉल निकाल ली, तो रिप्लेसमेंट करने का मतलब क्या होता है कि उस बॉल को निकाला वापस भी डाल दिया। ठीक है, तो उस थैली के अंदर अभी भी वो बॉल है, समझ रहे हो। अगर थैली के अंदर 3 बॉलें थी, ठीक है, उसमें तुमने ये वाली बॉल बाहर निकाल दी, तो बोलेंगे तुमने कौन सी बॉल देखी, लेट्स से इसका नाम है ब्लैक, ब्लैक बॉल है, ये रेड बॉल है, ये वाइट बॉल है। तुमने रेड बॉल बाहर निकाली, तुम बोलोगे तुमने कौन सी बॉल देखी, मैंने बोला मैंने रेड बॉल देखी। अब मैंने चुपचाप रेड बॉल को वापस डाल दिया, तो अभी भी थैले के अंदर एक्जैक्टली उतनी ही बॉल थी जितनी पहले थी। तो अगर दोबारा कोई निकालेगा तो उसको 3 चॉइसेस ही करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर ये मतलब होता है विद रिप्लेसमेंट का। तो 1 से 9 में सी के पास कितने ऑप्शन हैं, या तो 1 हो जाए, या वो 2 हो जाए, या फिर वो 3 हो जाए, या फिर वो 4 हो जाए, या फिर 5 या 6 या 7 या 8 या 9, राइट। अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो अब देखते हैं बी क्या क्या हो सकता है। देखो अगर सी 1 हो गया तो 4 सी के हिसाब से, 4 सी के हिसाब से 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी को, सॉरी बी का जो स्क्वायर है उसको 4 से छोटा होना है, छोटा होना है, बराबर नहीं हो सकता इस बार। बी स्क्वायर इज लेस देन 4 सी। तो ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बी 1 हो जाए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अगर सी 2 हो गया तो 4 सी क्या हो जाएगा, पहले इनका 4 टाइम कर लो जैसे कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 8 हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 20, ये हो गया आपका, एक मिनट, सीधे सीधे तुम साइड बाई साइड भी कर सकते हो अपने आप, है ना। हाँ भी बताइए। तो अगर 8 है तो 8 से छोटे वाले स्क्वायर कितने होंगे, 4 और 1, यानी 4 और 1 के लिए आएगा 1,2। ठीक है, फिर आपका अगर 12 है, 12 से छोटे कौन से स्क्वायर होते हैं आपके, 9 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3, 1 2 3। 16 है, 16 से नीचे कितने स्क्वायर होते हैं, 1 2 3, 1 4 9। 16 तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते ना, 16 तो वो फिर इक्वल हो जाएगा। 20 के लिए फिर से क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 3 4 हो जाएगा इसमें, क्योंकि 16 भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, फिर 24 के फिर से वही हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इसमें भी हम लोग 5 को भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 25 इससे बड़ा होता है। 5 अब 28 वाले केस में 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 32 वाले केस में क्या होगा, 32 वाले केस में हमारे पास बस 5 ही इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि 6 के लिए तो 36 हो जाएगा। फिर 36 वाले तक के लिए भी मैं सिर्फ यही यूज़ कर पाऊंगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 के बाद 6 के लिए 37 या 38 टाइप कुछ होना चाहिए। अब बता टोटल इवेंट कितने हैं, तो 1 इंटू 1 एक ही है सिर्फ। ठीक है, 1, अब यहाँ तो एक ही है, सी की तो एक ही वैल्यू ली है 2, और यहाँ क्या है 1,2। तो क्या हो सकता है सी और बी में क्या पेयर बन सकते हैं, 2,1 या फिर 2,2। तो 2 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। इसमें क्या आएगा, 3 आ जाएंगे इस वाले में, 3 आ जाएंगे इस वाले में, 4 आ जाएंगे इस वाले में भी, 4 आ जाएंगे इस वाले में, 5 5 5। अब मुझे बताओ टोटल तुम्हारे इवेंट कितने हो गए जो तुम्हारे काम के हैं। इनको सबको जोड़ लो, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 सॉरी 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 22 32 हो गए, 32। अच्छा हमने सैम्पल स्पेस अभी तक निकाला नहीं है, सैम्पल स्पेस निकाल लो। सैम्पल स्पेस में क्या है, बी और सी के बारे में चॉइस है, बी और सी 9 है भाई, बी के पास भी 9 चॉइसेस हैं, इसके पास भी 9 चॉइसेस हैं, तो 9 इंटू 9 81 टोटल चॉइसेस हैं, उसमें से हमारे काम कितने हैं 32। तो ये मेरा आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी ये आ गई हमारी 61 की। ठीक है, बढ़िया। अब ये इस टाइप के पैटर्न को तुम याद रखना, जैसे कि अभी आगे जाके जब मैं कुछ बढ़िया कोई क्वेश्चन दूँ इसी चीज़ के ऊपर, या फिर हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन दूँ जिसमें क्वाड्रेटिक का यूज़ हो रहा हो, तो तुम्हारे हाथ पैर ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करना। अब इधर आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, बिल्कुल ये चीज़ चेंज होने वाली है, चेस बोर्ड वाला आ गया। पता है इस टाइप का चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन अभी इसमें आया था, CMI का पेपर हुआ था 2018 में आया था शायद, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था जिसमें चेस बोर्ड वाला क्वेश्चन था। तो वो हम देखेंगे, अभी आ गया, आ जाएगा अपने आप ही आ जाएगा, उसकी टेंशन मतलब, मैंने डाल रखा है। पर मतलब मैं बता रहा हूँ कि कहाँ की चीज़ कहाँ पर लिंक हो सकती है कहीं पर भी। चेस बोर्ड वाला उन्होंने पूरा लेक्चर लिया मैंने इस पर 1 घंटे का। तो 3 स्क्वायर्स ऑफ चेस बोर्ड, इस वाले में करना क्या है, तो हमें देखा है
3 स्क्वायर्स हमने चूज़ किए हैं चेस बोर्ड पे से। तो चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? 64। उसमें से तुम्हें 3 चूज़ने हैं। तुम्हें 3 चूज़ करने हैं। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? 64 में से कोई भी 3 चूज़ कर लो, सिंपल 64 C3। ठीक है? अब क्या बोला है कि अब मतलब हमारा इवेंट ये है कि जो तुमने 3 चुने हैं, इनमें से कोई 2 तो एक कलर के हों और कोई जो एक है वो दूसरे कलर का हो। लेट्स से अगर ये दोनों व्हाइट हो गए तो ये वाला ब्लैक होना चाहिए, और अगर ये दोनों ब्लैक हो गए तो ये व्हाइट होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अब हमें पता है 64 है तो आधे यानी कि 32 ब्लैक होंगे और 32 हमारे क्या होते हैं? वाइट होते हैं। वाइट कह लो, मड कह लो, स्किन कह लो, जो भी है। तो बहुत सिंपल है भाई, क्या कर सकते हो? 32 जो वाइट है उनमें से 2 चुन लो, है ना? और जो 32 ब्लैक है उनमें से एक चुन लो, या जो 32 ब्लैक हैं उनमें से 2 चुन लो, और 32 जो वाइट हैं उनमें से एक चुन लो, सिंपल। ठीक है? तो बस वही सिंपल जो कंसेप्ट है वही है, पर उन्होंने क्या करा है, सिंपल चेस बोर्ड के फॉर्मेट में दे दिया है। तो देखने में लग रहा है जैसे क्या पूछ लिया है। जो एक अभी सीएमआई ने पूछा था ना, उसमें फिर भी एक अच्छा कंसेप्ट था, रूक वाला। ठीक है? वो उन्होंने ऑलरेडी देख रखा है वैसे तो मतलब उनको अच्छा लगेगा जिन्होंने मेरा चेस बोर्ड वाला नहीं देख रखा है। जिन्होंने मेरा चेस बोर्ड वाला देख रखा है वो कहेगा अरे यार सर ये तो स्टैंडर्ड ही है, इसमें क्या है। ठीक है? चलो खैर, हमारा 62 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब करते हैं 63। ये और भी अच्छा आ गया। चलो अब देखते हैं इसको।